अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलो कहानी एक नई शुरू करते हैं, नई एक्सपेरिमेंट के साथ। कहानी का नाम है बस तू ही पिया, अमरीन रियाज़ की कलम से। किस्तवार कहानियाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ छोटी छोटी कहानियाँ भी आपके साथ शेयर करूँ। तो नए एक्सपेरिमेंट के साथ चलिए इसके साथ नए सफ़र पे चलते हैं। बस तू ही पिया। लेकिन कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल नए आने वाले जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं उनसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मामा मामा कहाँ हैं आप? वो इन्फाल बेगम को आवाज़ें देता किचन में आया था, जहाँ वो उसके अंदाजे के मुताबिक नफीसा बुआ के साथ मिलकर डिनर बना रही थी। क्या हुआ अरमाइज़, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? इन्फाल बेगम के पूछने पर वो जो पहले तपा हुआ था अब के जल के रह गया। शोर न मचाऊँ तो क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी के इतने अहम फैसले मुझे किसी और के मुंह से सुनने को मिल रहे। इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा मेरे साथ? बुआ, अब बिरयानी को दम देकर सलाद काट लीजिएगा और सालन की आंच हल्की की है मैंने। वो 2 मिनट बाद सालन भी उतार लीजिएगा। इन्फाल बेगम उसकी दुहाई को नज़रअंदाज करती नफीसा बुआ से बोली तो अरमाइज़ जल कर खाकस्तर हो गया। मामा आप मेरी तो सुन ले। सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बात। शोर तो यूँ मचा रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं था इस फैसले का। वो उसे घूरती लाउंज में आई तो वो भी उनके पीछे चला आया। पर मैंने तो कहा था कि मैं अभी मंगनी नहीं करवाना चाहता। रुक जाए कुछ माह, अभी 2 माह तो हुए अब मुझे ऑफिस ज्वाइन किए। तो क्या हुआ, मंगनी ही हो रही है ना, शादी तो नहीं। और वैसे भी ये तुम्हारे बाबा और तुम्हारी फुप्पू का फैसला है, मुझे मत घसीटो इसमें। इन्फाल बेगम हरी झंडी दिखाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अरमाइश खुद को ही कोस कर रह गया। किस मनहूस घड़ी में उसने तायशा से रिश्ता जुड़ने की हामी भरी थी। वो खुद को लान तान करता अपने कमरे की तरफ बढ़ा कि साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर कुछ सोचता दरवाज़ा नॉक करता कमरे में दाखिल हुआ, जहां हमरोश हस्ब मामूल किसी किताब में बुरी तरह मऊती कि अरमाइश के कमरे में दाखिल होने का नोट्स लिए बगैर किताब में खोई हुई थी। मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश तैयार की जा रही है और आपको किताबों से ही फुर्सत नहीं? अरमाइश की आवाज़ पर वो डर कर उछली थी। किताब उसके हाथ से छूटते ही ज़मीन बोस हो गई। अरमाइश उसकी हालत से महजूज होता हंस दिया, मगर उसकी घुरियों से अपनी मुस्कुराहट दबा गया। कभी तो तुम भी इंसानों की तरह रहा करो। अभी मेरी जान निकल जाती तो क्या, कम से कम मेरी मंगनी तो पोस्टपोन हो जाती। अरमाइश ने मुंह लटका कर कहा तो मुस्कुरा दी। ओह, तो जनाब को खबर मिल चुकी है? अमरोज जैसे सब समझ गई थी। जी, और ख़बर भी दुश्मन अव्वल से व्हाट्सएप पर स्टेटस के सूरत में। वो जल कर बोला तो अमरोज खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरमाइश बेसाख्ता ही उसे देखे गया, जबकि उसके हंसने से गाल पर डिम्पल गहरे हो गए थे। आप हंस रही है? इकलौते देवर से कोई हमदर्दी नहीं? चलो कोई नहीं, जब भाई गोरी मैम अमेरिका से लाएंगे ना, तो मेरे ही आइडियाज़ पर आप उसे यहाँ से निकलवा सकेंगी। वो सोफे पर बैठते हुए बोला तो अमरोश ने एक घुरी से नवाजा। तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि शायद किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। वो पूरे यकीन से बोली थी। बात तो सच थी कि शायद लड़कियों से ज़रा फासले पर ही रहता था। डॉक्टरी की तालीम ने उसे बिल्कुल खुश्क बना दिया था। अमरोश से भी वो ऐसे बात करता था जैसे बीवी ना हो, कज़न ही हो बस। अरे इतना यकीन आपको अपने सरताज पर? ये नज़र में रहे, इनके साथ बहुत खूबसूरत डॉक्टर्स काम करती है। ये जब लास्ट ईयर अमेरिका गया था तब एक दिन मैंने भाई के अस्पताल छापा मारा तो भाई इतनी हसीन कुलिक के साथ बैठे गप्पे मार रहे थे कि क्या बताओ। उफ, गोल्डन बाल थे, ग्रे आंखें और दिलकश मुस्कुराहट। अरमाइश दफ़ा हो जाओ, तुम क्यों और वर्गला देते हो मुझे? तुम्हें पता है, फिर भी उनसे पूछती हूँ तो वो डांट कर रख देते हैं कि मैं किस अहमक की बातों पर ईमान ले आती हूँ। क्या, भाई ने मुझे अहमक बोला? हैरत से उसकी आंखें खुल गई।
अमरोश ने शरारती मुस्कुराहट और लबों पे दबाकर सर इस बात में हिलाया तो अरमाइश सर नफ़ी में हिलाता मुस्कुरा दिया। ना भाभी, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर भाई मुझे अहमक नहीं बोल सकते। वो दो भाइयों में फूट डलवाने की कोशिश आपकी बुरी तरह नाकाम हो गई है। ओके, ना माने मुझे क्या, शायद नहीं तो तायशा तो कई बार अहमक बोल चुकी है। अब के अमरोश ने उसकी दुखती रग पे हाथ रखा था, जो बिल्कुल उसके सोच के मुताबिक रिजल्ट आया था। उस फसादन और ड्रामा क्वीन का तो नाम ही ना ले आप। इतनी मुश्किल से यूनी को बाय बोलकर उसे जान छुड़वाई थी और फिर से उसे मेरे सर नाजिल करने लगे हैं, सब वो भी सारी उम्र के लिए। ऐसे तो ना ड्रामे करो तुम मेरे सामने, जैसे है मैं जानती ही नहीं। शुरू से तुम दोनों का नाम साथ लिया गया है और अब भी तुम मुझसे पूछ कर ही मंगनी की डेट मामू से फाइनल की है, और जहाँ तक मेरी इतला जनाब को वो पसंद भी है। अमरोश ने बेड से कपड़े उठाते हुए उसे लताड़ा तो मुस्कुराता सर खुजाने लगा। बात ये नहीं, दरअसल मैं अभी इस जिम्मेदारी से बचना चाहता हूँ। अभी कहाँ जिम्मेदारी पड़ेगी तुम पर, मंगनी के बाद भी तुम लोग ऐसे ही रहोगे। हाँ, बस एक बात होगी, फिर वो तुमसे हक से शॉपिंग करवाया करेंगी। जिस चीज़ का जुनून है उसे कि चलो अरमाइज हो, और बस वो हर टाइम शॉपिंग के लिए तैयार। वैसे भी मुझे तो अपनी देवरानी हर लिहाज से कबूल है। अमरोज वार्डरोब में कपड़े सेट करती साथ में बोल भी रही थी, जबकि अरमाइज सोफे की पुष्ट पर सर टिका उसे नज़रों के फोकस में रखकर देखने लगा, जो पिंक गरम सूट में मलबूस स्किन डॉल की शाल कंधे पे ओढ़े लंबे सिया घने बालों को चुटिया बके किए सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। अरमाइज उसे देखते देखते ही नींद की वादियों में खो चुका था। अमरोश अलमारी सेट करके उसकी तरफ पलटी तो उसे सोता पाकर मुस्कुरा दी और बिना शोर किए कमरे का दरवाज़ा बंद करती बाहर चल दी, जहाँ अनफाल बेगम अरमाइश के रूम से निकलती उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। अरमाइश कहाँ गया? वो मेरे रूम में था, वहीं सोफे पर सो गया। देखो ज़रा ये लड़का भी ना, अब डिनर का टाइम हो गया तो सो गया, ऊपर से मंगनी की वजह से मुझे परेशान कर रहा था, अभी नहीं करवानी। अनफाल बेगम उसके रवैये से परेशान हो गई थी। अरे मोमानी जान, आपको तो पता है वो ऐसे ही तंग करता है, वरना खुद उसने तायशा का नाम लिया था और दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है और एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते हैं, बस हमें नखरा दिखा रहा है। अमरोज जो उसकी रग रग से वाकिफ़ थी, नरमी से बोलती अनफाल बेगम को पुरसुकून कर गई थी। अरमाइज उनका छोटा और लाडला बेटा था, रोशन प्लेस की असल रोशनी था और इसलिए कोई फ़ैसला भी उसकी मर्ज़ी बगैर नहीं किया जाता था। अनफाल बेगम और सकलैन अफंदी जिनके बस 2 ही बेटे थे, अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, कभी उन पर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। आज से 2 साल पहले जब शायज़ और अमरोश का निकाह हुआ था, तब भी शायज़ की रजामंदी लेकर ही निकाह किया गया था, और रुखसती 3 साल बाद जब वो अमेरिका से अपना कोर्स मुकम्मल करके आएगा। अमरोज सकलैन आफंदी की खालाजाद बहन की बेटी थी, जो कि इकलौती थी और सारी ज़िंदगी सकलैन आफंदी को ही अपना भाई समझा था। फिर जब उनके शौहर की वफ़ात हुई तो भी सकलैन आफंदी ने एक भाई की तरह उनका साथ दिया और अपने बेटे शाइज़ के लिए अमरोश का हाथ मांग लिया। इनफाल बेगम भी बहुत सुलझी हुई और नेक दिल थी। जब शाइज़ ने हाँ की तो वो भी खुशी से उसे कबूल कर गई। निकाह के 1 साल बाद जब सानिया बेगम के इंतकाल हुआ तो इनफाल बेगम और सकलैन आफंदी ने अमरोश को दुधियाल पर एतबार न करते हुए शाइज़ के बगैर ही रुखसत करवाकर रोशन प्लेस में ले आए थे। अरमाइज तो जब तभी अमेरिका से अपना MBA कंप्लीट करके आया था, उसे भी खुद से 4 साल छोटी भाभी बहुत पसंद आई थी, इसलिए उससे दोस्ती करके उसे बहला लिया था। और फिर शाइज़ भी कभी कभी कॉल करता था। दूसरा, उसे इस रोशन प्लेस में एक बेटी का दर्जा मिला था। भाभी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि नेक्स्ट संडे मेरी मंगनी पर, लगता है आपके देवर को कोई ख़ास खुशी नहीं है। आज शॉपिंग करके ने जाना था, इसलिए अमरोश ने तायशा को सुबह से ही बुलवा लिया था और तब से ही वो अरमाइश के नाक में दम कर रही थी। मेरा देवर भी बहुत खुश है, पर वो तुम्हारी तरह थोड़ी कि यूँ सबके सामने ही खुश होता फिरे। कोई शर्मो हया कोई चीज़ होती है देवरानी जी।
अमरोश ने झट से अरमाइश की तरफदारी की तो वो मुंह बसोर कर उसे देखने लगी। जो लाताल्लुक सा बेटा मोबाइल पर मसरूफ़ था। देखिए तो ज़रा कैसे इग्नोर कर रहा है मुझे। एक दफ़ा मंगनी हो लेने दे, फिर सीधा करूँगी उसे। वो उसकी लाताल्लुकी पर कुड़ने लगी। ख़बरदार अगर मेरे देवर पर कोई जुल्म करने की कोशिश की, वरना मैं बहुत बुरी जिठानी का रोल प्ले करूँगी। देख ले भाभी इस लड़की की ज़ुबान और इसके नेक इरादे। अभी भी वक्त है, रोक ले इस जुल्म से। कुछ तो तरस खाए मुझ मासूम पर। इतनी तेज़ लड़की। अरमाइज़ ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर लाकर कहा तो अमरोश हंस दी, जबकि तायशा हस्बे मामूल तब गई थी। तुम और मासूम, शुक्र करो मैं मान गई, वरना कोई भी खूबसूरत लड़की आपको लिफ्ट न करवाती। मिस्टर, तुम्हें किसने कहा तुम शादी के लिए हाँ ना करती तो मैं कुंवारा रह जाता। ऐसा करो, आजमा के देख लो, करो इनकार, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मोहतरमा आप जैसे हज़ारों मिल सकती है, बस भाभी जैसी कोई नहीं मिल सकती। वो आखिर में अमरोश को देखकर ठंडी आह भरते हुए बोला तो अमरोश उसका मजाक समझते उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मार गई, जबकि तायशा का मुंह जलने लगा था। अरमाइश का ये मजाक उसके दिल पर लगा था। एक शक का नाक उसके सीने में फड़फड़ाने लगा था। तायशा, तुम जानती हो ये बहुत बदतमीज़ है। अच्छा आप गाड़ी निकालो, मैं मुमानी को लेकर आती हूँ। अमरोश कहते हुए चली गई तो अरमाइश उसकी तरफ देखने लगा, जो एकदम सीरियस हो गई थी। तुम कहाँ खो गई? डोंट वरी, तुम ही गले में पड़ने वाली हो। भाभी जैसी तो खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, और वो शायद भाई है। हमारे नसीब ऐसे कहाँ। वो शरारत से मुस्कुराहट दबाता बाहर की जानिब चल दिया। तायशा जल कर रह गई। उसकी जलती निगाहें अमरोश पर टिक गई, जो कि मुस्कुराती हुई निफाल बेगम के साथ आ रही थी। मंगनी के तकरीब बड़ी पैमाने पर रोशन प्लेस के दो कनाल पर मुश्तमिल उन लॉन में की गई थी, जहां बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। अरमाइज नेवी ब्लू पैंट कोट में अपनी मर्दाना वजाहत लिए गजब ढा रहा था, तो तायशा भी रवायती स्काई कलर की मैक्सी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों के मुस्कुराते चेहरे बता रहे थे कि दोनों खुश थे। एक्सक्यूज़ मी मिस ब्यूटीफुल, आपने यहाँ मेरी भाभी को देखा है, जो हमेशा रफ से हुलिये में रहती है? डिनर शुरू हुआ तो अमरोश इन दोनों के पास स्टेज पर आ गई। अरमाइज ने जैसे ही पहली दफ़ा उसे हैवी ब्लू ड्रेस और मेकअप में देखा था, शरारत से बोला तो अमरोश मुस्कुरा दी, जबकि तायशा का मुंह, जो थोड़ी देर पहले खुशी से चमक रहा था, अब एकदम संजीदा हो गया। बहुत तेज़ हो तुम, मेरी देवरानी को तो देखो, लग ही नहीं रहा कि ये लड़ाकी सी है तायशा है। कैसे देखूँ इसे? आपसे नज़रें हटेंगी तो इसे देखूँगा ना। आप तो क़यामत लग रही है। डॉक्टर साहब को अपनी सेल्फ़ी उतार कर सेंड तो करे। सच्ची पहली फ़्लाइट से आकर रुखसती का शोर ना मचाया तो नाम बदल दीजिएगा, इस बहाने मेरा भी भला हो जाएगा, वरना पहले ही कह दिया गया है कि आप लोगों के साथ ही मेरी शादी होगी। वो मुस्कुराते हुए बोला तो अमरोश के लबों पर शर्मीली सी मुस्कान सज गई और उसे घूरते हुए उठने लगी कि अरमाइज ने उसका हाथ पकड़कर रोका था। एक सेल्फ़ी तो बनती है ना, अरमाइज ने कहते हुए अपना आईफोन निकाला था, जबकि ये सब देखती तायशा सब्र के घूंट भरकर रह गई थी और उसे अमरोश जहर लग रही थी। जो अरमाइज के साथ तस्वीर बनाते पता नहीं उसकी किन बातों पर सुर्ख हो रही थी। मिल गई फुर्सत। अमरोश के जाने के बाद वो उसके करीब हुआ तो तायशा ने तंजन कहा था, अरे तुम्हारे लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। ये देखो भाई को भाभी की तस्वीरें भेजी है, दीवाना हो जाएंगे और जल्दी वापसी को दौड़ेंगे। इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा। कौन सा काम? वो जो भाभी के नाम पर अटकी ही थी। उसकी बात पर ना समझी से देखने लगी तो मुस्कुराया। यही भाभी को दुल्हन के रूप में देखने का, और उनके साथ उनके देवरानी को भी। तायशा ने उसकी बात पर गौर किए बगैर उसकी नज़रों के तअक्कुब में देखा, जहां अमरोश फ़ोन पर लगी थी और अजमार के होठों पर शरारती मुस्कान थी, जो उसने शायद को अमरोश का नाम लेकर मुंसलिक वाला मैसेज दिया था। जबकि तायशा इस मुस्कुराहट को अपना मतलब पे लेती नफ़रत भरी निगाहों से मुस्कुराती अमरोश को देखने लगी। भरजाई हो तो आप जैसी जालिम, जो खुद भी 2 सालों से इंतज़ार की सूरी पर लटक रही है, साथ देवर को भी लटकाया, खाली मंगनी करवा के खुद तो निकाह करवा लिया।
अमरोश किचन में खड़ी कबाब तल रही थी जबकि अरमाइज़ उसके कान खा रहा था। भाभी ने कहा था क्या मंगनी करवाने को, मेरी तरफ से शादी करवा लेते, पर तुम तो मंगनी ना करवाने पर तुले हुए थे, भूल गए क्या तुम? हाँ, वो तो आपके लिए कुर्बानी दी मैं, कि ये ना कहे कि मैं बड़ी हूँ और मेरी रुखसती से पहले मेरी देवरानी की रुखसती हो गई। वो हार मानने वालों में से कहाँ था? अमरोश मुस्कुरा दी। बहुत मेहरबानी, आपने मेरा एहसास किया, वरना मैं तो आप दोनों को एक साथ देख कर आहे भरती, मुझे तो जलन होती। शुक्र है तुमने मेरा सोच लिया। अमरोश ने भी शरारत से कहा जबकि किचन में आती तायशा वहीं जामिद हो गई। अरे ताशी आओ ना। अमरोश ने अरमाइश को कबाब देने के लिए पलटी तो उसे देख कर खुशगवारी से बोली। अरमाइश ने भी चेहरा मोड़ कर देखा जो जीन्स शर्ट में मलबूस हैंडबैग लिए खड़ी थी। आप दोनों बिजी लग रहे। वो चाह कर भी अपने लहजे की नागवारी छुपा न सकी। नहीं तो अरमाइश को भूख लग रही थी, ज़बरदस्ती मुझे कमरे से लेकर आया कि कबाब बना कर दे। अमरोश ने कबाब तलेते हुए कहा तो तायशा की सुई ज़बरदस्ती पर अटक गई। उफ भाभी, इतने तरले करवाए आपने, अगर इतनी मिन्नतें मैंने मामा की होती तो इस वक्त मैं ताशी से ये सब करवा रहा होता पूरे हक से। वो मायनी खेजी से तायशा की तरफ देखते हुए बोला तो अमरोश हंस दी। तायशा इग्नोर करते हुए कहा, मेरे कबाब खाने और खिलाने का मूड नहीं, चलो मुझे किसी रेस्टोरेंट लेकर चलो। मंगनी के पहली दफ़ा मिल रही हूँ, पर मैं तो कबाब खाकर पेट भर चुका। तो कोई नहीं, तुम मुझे देखना, मैं खा लूँगी। अब यहाँ किचन में भी तुम देखने का काम कर रहे हो ना, बना तो भाभी रही है। वो तंज करते हुए अमरोश की तरफ देखने लगी जो बिना बात समझे मुस्कुरा दी। पर आज नहीं, कल सही। मामा पापा कयूम अंकल के पोते के अकीके पर गए, काफ़ी देर से आएंगे और भाभी अकेली है घर पर, फिर भाभी भी चले साथ। अरमाइश के बात पर आयशा खून के घूंट भर के रह गई। नहीं, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक़ नहीं, आप दोनों जाओ, मैं नमाज़ पढ़कर सो जाऊंगी। ओके ताशी, जाओ भाभी के रूम में से मेरा मोबाइल लाओ, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। मंगेतर साहब की पहली फरमाइश तो पूरी करें हम। अरमाइश मुस्कुराता हुआ चला गया। आपके रूम में मोबाइल? हाँ, वो मेरे बेड पर ही सो गया था तो मोबाइल भी वहीं रख दिया। तुम्हारे आने से कुछ मिनट पहले ही उठा है, फिर भूख का शोर मचाते हुए मुझे किचन में ले आया। अमरोश मुस्कुराते हुए बोल रही थी, उसके तासुरात जाने बगैर जिसका चेहरा ना सिर्फ सपाट था बल्कि वो कुड़ कर रह गई थी। तुम भाभी के साथ बहुत फ्रैंक होते जा रहे हो, वरना तुम तो लड़कियों से हमेशा एलर्जिक रहे हो। तायशा ने पिज़्ज़ा की हॉट बाइट लेते हुए कहा तो अरमाइश ने गौर से देखा जिसके चेहरे के तासुरात उसे तंजिया लगी। भाभी मेरी इकलौते भाई की बीवी है, कोई गैर नहीं। और दूसरा, तुम जानती हो जब उनकी मामा की डेथ हुई थी तो बहुत अपसेट और डिप्रेशन में रहने लगी थी। भाई भी मसरूफियत की वजह से उनको टाइम नहीं दे पाते थे तो मुझे उनके साथ क्लोज़ होना पड़ा। दूसरा, भाभी है ही इतनी अच्छी, अब तो वो मेरी फ्रेंड बन गई है। अरमाइश के लहजे में उसके लिए प्यार साफ महसूस किया जा सकता था। साल हो गया भाभी को रोशन प्लेस आए हुए। मेरे ख्याल में उनके रुखसत करवा के यहाँ लाने से बेहतर था अमेरिका भेज देते, ताकि शायद भाई की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती और वो भी खुश रहते। मामा और पापा ने पहले यही सोचा था, पर तुम्हें तो पता है शायद भाई का अपने प्रोफेशन के मामले में कितने सख्त है। वो निकाह पर भी इसलिए राज़ी हुए थे कि 3 साल तक उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो जब उनमें से कहा गया तो साफ जवाब आया था, कोई नहीं, अब तो बस 9 माह रह गए उनके आने में, तब तक हमें भी कोई सूली पे लटका दिया जालिमों ने। अरमाइश ठंडी आह भरकर बोला तो तायशा हंस दी। तुम रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो? इतने फीट की दूरी पर बैठा हूँ मोहतरमा, रोमांटिक कहाँ से होऊंगा भला? वैसे भी घर वालों ने ऐसा कोई हक नहीं कायम किया है। शायद भाई तो खुश नसीब है जिनको बैठे बिठाए इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई, पर उनको कदर नहीं। अरमाइश की बात पर वो जो मुस्कुरा रही थी अमरोश के जिक्र पर नागवारी से बोली, तुम्हें ही वो खूबसूरत लगती है, कुछ ज़्यादा ही। तुमने कभी गौर से नहीं देखा उनको? तुम तो बड़े गौर से देखते हो उनको, इतना तो शायद भाई भी गौर से नहीं करते होंगे जिनकी बीवी है वो चबा चबा कर बोलती उसे चौंका गई। अरमाइश ने गौर से उसके चेहरे के तासुरात देखे और फिर जैसे समझ के मुस्कुराया। कहीं तुम अभी से उन बीवियों का दिल रोल प्ले नहीं करना स्टार्ट हो गई जो अपने शौहरों के मुंह से किसी दूसरी औरत की तारीफ सुनकर जल मर जाती है?
मुझे कोई ज़रूरत नहीं उनसे जलने की, क्योंकि मुझे पता है मैं उनसे क्या किसी से भी कम नहीं। आखिर आरमाइज़ आफंदी की मंगेतर के होते पर फायज़ों कोई आम सी तो नहीं। उसके लहजे में अपने हुस्न का गरूर था। आखिरी बात पर आरमाइज़ ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। तो इसमें आरमाइज़ आफंदी को क्रेडिट जाता है कि उसने तुम्हें यूँ खुद पे नाज करने का मौका दिया। मेरे अलावा क्या कोई इस काबिल था? वो उसकी आंखों में देखती दिलचस्पी से मुस्कुराई, जबकि आरमाइज़ मुस्कुराते हुए उसकी तवज्जो खाने की तरफ मबजूल करवा गया। जल्दी करो यार, बहुत टाइम हो गया। इतना भी नहीं हुआ, बस 2 घंटे हुए हमें आए। अब बताओ, शॉपिंग कब करवा रहे हो मुझे? तायशा को कॉक का सिप पीती अपनी पसंदीदा टॉपिक की तरफ आई थी। ले चलूँगा यार किसी दिन, अभी तो कल इस्लामाबाद जाना है, मीटिंग है वहाँ, फिर आकर कोई प्लान बनाएंगे। ओके माय लॉर्ड, वो शरारत से बोली तो आरमाइज़ भी मुस्कुरा दिया। वो इस्लामाबाद गया तो 1 दिन के लिए था, मगर सकलैन आफंदी जो वहाँ भी फैक्ट्री की ब्रांच ओपन कर रहे थे, इसलिए पूरे 5 दिन बाद उसकी वापसी हुई थी। घर आते ही वो कमरे में आके सो गया था। अरमाइज़ उठ जाओ, डिनर कर लो। अमरोश उसके कमरे में आई तो उसे बेड पर औंधे मुंह लेटे देखकर मुस्कुराती हुई उसके करीब आई, मगर वो बेसुध होकर सोया हुआ था। उसके बुलाने पर टस से मस न हुआ। अमरोश ने मुस्कुराती आंखों से देखा और उसे वो दिन याद आ गया जब 1 साल पहले वो और तायशा इकट्ठे लंदन से तालीम मुकम्मल करके आए थे, और तभी अमरोश को दोनों में से पहली मुलाकात हुई थी। दोनों ने अजनबियत की दीवार एक पल में गिरा दी थी। अमरोश जो कभी किसी लड़के से फ्री नहीं हुई थी, अरमाइज़ से शुरू में बहुत झिझक कर रही थी, मगर अरमाइज़ जो ना सिर्फ इज़्ज़त करता था बल्कि बहुत एहतराम से मुखातिब होता था। आहिस्ता आहिस्ता अमरोश भी उसकी नेचर को समझकर काफ़ी हद तक उसके साथ फ्री हो गई थी। अमरोश ने माजी को सोचों से निकलकर अरमाइज़ को देखा, जो ब्लैक ट्राउज़र और टी-शर्ट में मलबूस था। सुनहरी बाल माथे पे बिखरे हुए थे और 26 साला एक जाज़िब दिलकश नकोश का मालिक मर्द था। उसकी मर्दाना वजाहत और शख्सियत की सहर अंगेज़ी किसी को भी पागल कर सकती थी। ये तो सब मानते थे कि वो शाइस के पूरे ख़ानदान में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत और गज़ब की पर्सनालिटी का मालिक था। अरमाइज़, अमरोश ने उसका कंधा हिलाया तो वो आंखें खोलकर उसे देखने लगा, जो उसके उठ जाने पर शुक्र अदा कर रही थी। अब जल्दी से फ़्रेश होकर आ जाओ, खाना लगाने लगी हूँ मैं, वो कहकर जाने लगी कि अरमाइज़ ने बेसाख्ता हाथ पकड़ कर रोका था। क्या बात है? वो उसकी कच्ची नींद से उठी सुर्ख आंखों को देखकर हैरानगी से बोली तो अरमाइज़ जैसे होश की दुनिया में आया और हाथ छोड़ता नफ़ी में सर हिलाकर उठाता। आप जाए, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, वो बिना देखे बोला। अमरोश उसके रवैये को हैरानगी से देखती बाहर की जानिब चल दी। अरमाइज़ ने अपने सर पर हाथ फेरा और गहरा सांस लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। क्या कर रही हो तुम? शाइस के पूछने पर चाय का मग कैमरे के सामने किया। अरमाइज़ की तरफ, तुम्हें भी चाय की लत लग गई? जब देखो चाय पी जा रही होती हो। शाइस के कहने पर मुस्कुरा दी, क्योंकि ये तो सच था, वो चाय की इतनी शौकीन नहीं थी जितनी अरमाइज़ के लिए चाय बना कर हो गई थी, और शाइस को इतनी ही चिढ़ थी। मामा लोग कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे। वो लैपटॉप लिए लाउंज में ही सोफ़े पर बैठी थी, तभी शाइस की कॉल आ गई थी। स्काइप पर तो उसने वहाँ पर पिक कर ली, क्योंकि कभी भी शाइस ने उसके साथ कोई मियाँ बीवी जैसी कोई बात नहीं की थी जो उसे किसी प्राइवेसी की ज़रूरत होती। वो 1 हफ्ते बाद ही कॉल करता था, तो वो भी अमरोश सबके साथ बैठकर ही सुन लेती थी। मोमानी जान तो नमाज़ पढ़ रही है मगरिब की। मामू और अरमाइज़ अभी ऑफिस से नहीं आए, वो तफसील से बता गई तो शाइस ने सर हिलाया, फिर जैसे कुछ सोच के बोला, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही हो। तुम समझदार हो, आई होप मेरी बात को समझोगी और मुझे माफ़ भी कर दोगी। शाइस की लंबी चौड़ी तमहीद पर अमरेश ने कुछ हैरानगी से देखा था कि ऐसी भी क्या बात है जो शाइस करने में हिचकिचा रहते। जी आप बोले, वो नरमी से बोली। शाइस ने गहरा सांस लेकर उसे खुद को तैयार किया। वो ये कि शाइस आप यहाँ हैं, मैं कब से बुला रही थी। शाइस कुछ कहता कि शाइस के पीछे से एक निस्वानी आवाज़ ना सिर्फ सुनाई दी बल्कि
ब्लू कोट में मलबूस किसी औरत का बाजू भी दिखाई दिया। इससे पहले कि वो गौर करती, कॉल कट कर दी गई। अमरोश उलझन में खाली स्क्रीन को घूरा था। कौन थी? शायद अस्पताल में कोई कुलीग, पर वो तो कह रहे थे घर पर हूँ। वो इन सोचों में डूबी अरमाइश और सकलन आफंदी की आमद पर भी ध्यान न दे पाई। मेरी बेटी किन सोचों में डूबी हुई है? उसे हमारे आने की भी खबर नहीं हो सकी। सकलन आफंदी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसकी तरफ तवज्जो किया। वो चौंकती शर्मिंदा सी हो गई। अरमाइश हंस दिया। कुछ नहीं, आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ। प्यास नहीं है, भूख लगी है, डिनर लगवाए नफीसा बुआ से, हम फ्रेश है। ले, सकलन आफंदी कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़े। वो उठकर किचन में आ जाने लगी। अरमाइश की तरफ देखा जो बड़े गौर से उसे देख रहा था। अमरोश ने सवालिया नज़रों से देखा। वो बात बताए जिसको आप सोच रही थी, बल्कि परेशान भी हो रही थी। शायद से बात हो रही थी। मैंने उनके पीछे एक लड़की को देखा जो ना सिर्फ फ्री होकर बोल रही थी, बल्कि उसका हाथ भी शायद के कंधे पर था। शायद ने जल्दी से कॉल बंद कर दी। वो है भी घर में ही थे। अमरोश ने जितनी संजीदा होकर बताया था, अरमाइश भी उतना ही संजीदा होकर सुना था। फिर जैसे हंसी का फव्वारा छूट पड़ा था। अमरोश ने घूरते हुए उसे देखा। अरमाइश, दफ़ा हो जाओ तुम। अब के वो उसकी मुसलसल हंसी पर रुआंसी हुई। सॉरी, बट आपने इतनी अच्छी तरह बताया कि मुझसे रहा नहीं गया। तो आपके शौहर किसी दूसरी औरत के साथ पाए गए, वो भी अपने घर में, और जब आपने देखा तो जल्दी से कॉल बंद कर दी ताकि आप देख ना सके वो अमेरिका में क्या कर रहे। इसका मतलब वो आपको धोखा दे रहे। यहाँ आप वहाँ आपकी सौगन के साथ। अरमाइश, तुम बहुत बुरे हो। अरमाइश किसी आईडी की तरह पूरा नक्शा खींचता सीआईडी की तरह पूरा नक्शा खींचता उसे जज कर रहा था, और वो हो भी गई थी। लो, मैंने क्या किया? मैंने तो कब का खबरदार किया था। आपके शौहर इतने भी मासूम नहीं जितने आपको और मामा पापा को लगते। पर ना जी, हमारी बातों पर तो यकीन ही नहीं करता था कोई। आखिर मैं भी कोई हम कौन सा किसी के लिए काबिल एतबार थे? क्या वाकई वो सब सच था? अमरीश उसकी बातों में आ चुकी थी। और अरमाइश ने मुस्कुराहट बमुश्किल रोकी और सर इस बात में हिलाया तो वो सचमुच परेशान होती। वहीं सोफे पर बैठ गई। अब क्या करूं? अब वो सोचने लगा, मेरा एक दोस्त एक काबिल पीर को जानता है। वो अपने अमल से दोनों में आपके और आपके शौहर को उन मगरिबी औरतों से बचाकर आपके कदमों में हाजिर कर देगा। अरमाइश की बात पर अमरोश ने कुछ सोचती निगाहों से उसकी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में छलकती शरारत और लबों पे थिरकती शरीर मुस्कुराहट को समझती अपने बेवकूफ़ बन जाने पर उसे क्वेश्चन मारने लगी, जो कहा लगा के हंस रहा था। हर क्वेश्चन को कैच करता मुस्कुराए जा रहा था। तुम इंतहाई फिजूल आदमी हो अरमाइश आफंदी, मुझे पागल बना रहे थे। ये क्या हो रहा है? कब बड़े हो गए तुम अरमाइश? तभी अनफाल बेगम और सकलन आफंदी रूम से निकले तो हर तरफ क्वेश्चन बिखरे देख अरमाइश से कहने लगी, क्योंकि वो इतना तो जानती थी कसूर अरमाइश का ही होगा जो अमरोश को तंग करने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। मामा, आपकी बहू बहुत खूंखार है, देखे कैसे आपके बेटे को मार रही है। ये भी नहीं सोचा कि इकलौता मासूम सा देवर हूँ, इतने अच्छे मशवरे दे रहा हूँ फ्री में इसकी दुहाई पर। अमरोश ने आंखें दिखाई, जबकि सकलन आफंदी मुस्कुरा दिए। बेटा जी, हम तो जैसे नावाकिफ़ हैं आपसे, ज़रूर कोई शरारत ही की होंगी। जी मामू, मुझे कह रहा था मैं आपको किसी आमिल के पास लेकर चलता हूँ जिसके अमल से। बस क्या कर रही है आप? ऐसी बातें सरेआम थोड़ी करते। उफ़, बहुत भूख लग गई है, मामा खाना लगवाए। उसने पहले के मज़ीद भांडा फोड़ती वो जल्दी से उससे बाज रख के भूख का शोर मचाने लग गया था, जबकि अनफाल बेगम उसकी बात का मतलब समझते तासुफ से उसे देखने लगी। अपने बाप को तो किसी कामिल को नहीं बताया तुमने? यूँ डर डर के तो ना रहना पड़ता तुम्हारी मामा से बिना किसी अफेयर के। उन दोनों के जाने के बाद सकलन आफंदी ने ठंडी आ भरी। अरमाइश उनकी बात पर कहा लगा के हंस पड़ा। अभी ले चलता हूँ, अभी भी आप एक आध अफेयर तो चला ही सकते, कसम से अभी भी आप मेरे बड़े भाई लगते। चल शरीर कहीं का, अनफाल को बताता हूँ कि तुम्हारा लाडला कैसे वर्गला रहा है मुझे। वो मुस्कुराहट दबाए किचन से आती
अनफाल बेगम की तरफ देख कर बोले तो अरमाइश डरने की एक्टिंग करता जल्दी से उठ गया तो वो हंस दिए। साहब ये कोरियर आया है छोटी बीबी का। अरमाइश अपने रूम की तरफ जा रहा था कि चौकीदार ने एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। ओके तुम जाओ। अरमाइश ने उसके हाथ से लिया और इस इन्वेलप को सोचती निगाहों से देखा जिसके ऊपर अमरोश लिखा हुआ था, और स्टैम्प को देखकर जैसे वो समझ गया, ओह तो भाई ने भेजा है भाभी के लिए। वो अमरोश के कमरे में आया जहाँ वो अपने कपड़े तय कर रही थी। आओ अरमाइश, ये आपके लिए अमेरिका से इकरारनामा आया है। लगता है भाई बहुत शर्मीले हैं इस मामले में, फेस टू फेस इजहार मोहब्बत कर ही नहीं पाए। अरमाइश ने इन्वेलप उसकी तरफ बढ़ाते हुए शरारत से बोला। अमरोश ने कुछ हैरानगी, शर्मीली सी मुस्कुराहट लोगों पे सजा कर उसे खोला। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए, कोई ख़ास बात होगी जो इन कागज़ों का सहारा लिया गया, और आपकी हैरत देखकर लग रहा है जैसे भाई ने आपको भी लाइन में रखा है, वो कुछ पोस्ट कर रहे हो सकता है कुछ सरप्राइज़ हो। अरे कहीं आपको वहाँ बुलाने का प्लान तो नहीं हो रहा। वो खुद से ही अंदाज़े लगा रहा था मगर जब उसको पढ़ने में महू पाया तो मुस्कुराता हुआ जाने लगा, मगर अगले ही लम्हे उसे अमरोश को संभालना पड़ा जो किसी टूटी हुई डाली की तरह ज़मीन पे आ रही थी। भाभी क्या हुआ? तलाक। उसके लबों से निकलने वाले 4 अल्फाज अरमाइश को सख्त कर गए थे। उसने जल्दी से ज़मीन पर गिरे इन कागज़ों को पकड़ा और खोल कर देखा। बिलाशुबा वो तलाकनामा था। उन पर शायद के साइन भी मौजूद थे। उसके साथ एक और कागज़ था। अरमाइश ने उसे खोला तो उस पर शायद की लिखाई में एक तहरीर दर्ज थी। अरमाइश की निगाह उन सतरों पे थी। मुझे माफ़ कर देना अमरोश, मैं बहुत दिनों से तुमसे ये कहना चाहता था मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे इन कागज़ों का सहारा लेना पड़ा। आज से 2 साल और 3 माह पहले जब मामा ने तुम्हारे बारे में पूछा था तो मैंने इसलिए हाँ कर दी थी, चलो कहीं तो शादी करनी है, तुमसे क्यों नहीं। हालांकि तब भी मुझे कुछ बातों पे एतराज़ था जिनमें अमरोश की कम तालीम और एतमाद की कमी सरफहरिस्त थी। पर जब चुप हो गया, जब मैं यहाँ आया और डॉक्टर समर फेरोज़ से मिला तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। क्यों मैंने जल्दबाजी में रिश्ता कायम कर लिया, और रफ्ता रफ्ता समर मेरे हवासों पर इस कदर छाई कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। 6 माह पहले हमने शादी कर ली और अब मैं और तुम्हें इंतज़ार की सूली पर नहीं रख सकता था, ना धोखा दे सकता हूँ। इसलिए मुझे तुम्हें आज़ाद करना ही मुनासिब लगा ताकि तुम भी अपने किसी अच्छे इंसान का हाथ थाम सको जो तुम्हारी कदर करे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी सीरत और दिल की भी अच्छी हो। पर शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं था, क्योंकि मुझे खूबसूरती से ज़्यादा हमेशा से ऐसे लड़की की ख्वाहिश रही है जो तालीम के मैदान में भी अच्छी हो और प्रोफेशन हो। मुझे पता है मेरे इस फैसले से मामा पापा को भी बहुत तकलीफ़ होगी, और अरमाइश तो शायद मुझे कभी माफ़ ना करे। आखिर को तुम उसकी फेवरेट भाभी थी जिसकी आंखों में वो आंसू नहीं देख सकता। उसे झूठ बोलकर मेरे हवाले से तुम्हें वो तारीफ़ें भी बतानी पड़े जो मैंने की हूँ ना हो। खैर पता नहीं अब कितनी देर मुझे अपनों से दूर यूँ ही रहना पड़े। आखिर को अपने किए की सज़ा भी तो भुगतनी है। हो सके तो माफ़ कर देना शाहज़ाफंदी। नहीं भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? वो बेयकीनी की कैफियत में डूबा बार बार तलाकनामे को देख रहा था। उसका जहन उस तल्ख सच्चाई को मानने से इनकारी था। एकदम उसका ध्यान बेहोश अमरोश की तरफ गया। जल्दी से उठाकर बेड पर लिटाया जो यकीनन इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। भाभी, उसके गाल थपथपाकर होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर वो बेसुध। वो जल्दी से अनफाल बेगम के कमरे की तरफ भागा, और फिर जब अनफाल बेगम सकलैन आफंदी को खबर हुई तो उनकी हालत भी उनसे मुख्तलिफ न थी। कितने ही पल वो शशदर रह गए थे। अनफाल बेगम भी अभी तक सदमे की हालत में बैठी थी और सकलैन आफंदी के गुस्से से बुरा हाल था। कैसे सामना करूं इस मासूम बच्ची का जिसकी माँ से मरते हुए मैंने वादा किया था कि मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगा और कभी भी मेरे घर में तकलीफ़ नहीं होगी, पर आपके बेटे ने उसे जीते जी मार दिया। अनफाल, ये क्या तरीका था किसी को यूं अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकने का, सिर्फ इसलिए कि उसके सर पर उसके माँ बाप नहीं है जो किसी सवाल जवाब ले सके। पर इसे बेटी बनाकर इस घर में लाया था। अब मैं एक बेटी का बाप बनकर ही इसे दिखाऊंगा।
अब इस घर से शायद इसको कोई जगह नहीं, और जिसने इसके साथ वास्ता रखा फिर वो भी इस घर से जाने के लिए तैयार हो जाए। सकलेन आफंदी सख्त और दो टुक लहजे में कहते चले गए। इन्फाल बेगम सर थाम कर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी सकलेन आफंदी जितने अच्छे और प्यार करने वाले बाप थे उतने ही अपनी ज़बान के पक्के और उसूलों के सख्त थे। मामा रिलैक्स, पापा गुस्से में हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका गुस्सा भी नॉर्मल हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अरमाइज़ उनके साथ बैठकर उनको तसल्ली देने लगा। हालांकि वो खुद कल का बहुत अपसेट था और बार बार शायद के हर नंबर पर रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, मगर हो नहीं पा रहा था। मुझे रोना तुम्हारे पापा के रवैये पे नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे शायद की इतनी संगदिली और कठोरपन पे आ रहा है। मेरा हो बेटा होकर वो इतना जालिम कैसे बन सकता है? मुझसे तो अमरोश का सामना नहीं हो पा रहा है। वो रोती है तो मेरे पास उसे चुप कराने के कोई दिलासा, कोई तसल्ली नहीं है। कैसे उसे कहूँ कि खाना खा लो, फिक्र ना करो। मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं उसके दुख का मदावा करने को। शायद ने बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा, वो आपदादा लहजे में बोली। अरमाइज़ ने लब भींच कर उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर लंबे लंबे डिग बेरता बाहर की जानिब चल दिया। अमरोश बेटा, कुछ तो खा लो। 2 दिन से तुम मुंह लपेट कर कमरे में अंदर हो, बंद हो। मेरा दिल कुड़ता है तुम्हें ऐसे देखकर। अरमाइज़ उसके कमरे में दाखिल हुआ तो इन्फाल बेगम को अमरोश के साथ मसरूफ़ पाया, जो खाने की ट्रे को परे करती आहिस्ता से बोली, मुझे सच में भूख नहीं है मोमानी। पर बेटा, अरे मामा आप ट्रे मुझे दे, मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। आज मैं यहीं खाना खाऊंगा। अरमाइज़ इन्फाल बेगम को इशारा करता बोला। इन्फाल बेगम उठ गई तो वो उनकी जगह पर बैठ गया। ट्रे दरमियान में रखकर उसकी तरफ देखा, जो पाँव समेट कर बैठ गई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और मुसलसल रोने जागने से आंखें सुर्ख हो चुकी थी। 2 दिन के पुराने कपड़े, बिखरे बाल जिनको जूड़े में जकड़ा हुआ था। अरमाइज़ को वही अमरोश लगी जो आज से 1 साल पहले उसकी मामा की वफ़ात पर उसे दिखाई दी थी, जिसे बड़ी मुश्किल से वो ज़िंदगी की तरफ ले आया था। तुम दोनों खाना खाओ, मैं नफीसा बुआ के हाथ चाय बेचती हूँ, वो दोनों को कहती चली गई। चावल खाएंगी या आपकी रोटी? अरमाइज़ ने प्लेट में चावल डालते हुए पूछा। मुझे भूख नहीं अरमाइज़, वो नम लहजे में बोली। भूख नहीं भी हो तो मेरा साथ देने के लिए खा ले प्लीज़। अरमाइज़ ने प्लेट में उसके हाथ में थमाई। अमरोश ने बेबसी से देखा और चंद जहरमार लुक़मे अपने हलक से उतारने लगी। अरमाइज़ जो खाना खा चुका था फिर भी उसके लिए खाने लगा। मेरे ख्याल 2 दिन हो गए इस कमरे से बाहर नहीं निकली और मैं नफीसा बुआ के हाथ का बदमज़ा चाय पी पी कर तंग आ चुका हूँ। अरमाइज़ के मुंह लटका के कहने पर उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब वो इतनी भी बुरी चाय नहीं बनाती। भाभी आप, वो बेख्तियारी में बोला और फिर लब भेजकर उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखें फिर से पानियों से भरने लगी। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ अब। समर तुम्हारी भाभी है, जितनी जल्दी हो सके आदत डाल लो। वो बेड से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी। मकसद उसे आंसू को छुपाना था, जो फिर भी अरमाइज़ की आंखों से मख्फी न रह सके। लब काट के रह गया। बहुत गलत किया भाई आपने, बहुत। वो दिल ही दिल में बोलता उठा। मुझे भी इतनी खूबसूरत लड़की को भाभी बनाने का कोई शौक़ नहीं था। आपने तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या अब भी मैं तुम्हें लगता है खूबसूरत हूँ? वो उसकी तरफ पलट कर पूछने लगी। उसकी आंखों में ऐसी काट थी, अरमाइज़ नज़रें चुरा गया। अमरोश के लबों पर एक नामालूम से मुस्कुराहट बिखर गई और पलट कर जाने लगी। अरमाइज़ ने उसका हाथ पकड़कर रोका था और तभी दरवाज़ा खुला था। तायशा ने अंदर दाखिल होती अंदर के मंजर ने उसे साख्त कर दिया था। सीन ये था कि दोनों करीब खड़े थे। अरमाइज़ ने उसका हाथ पकड़ा था। आओ तायशी, अमरोश ने से अपना हाथ छुड़वाते हुए लबों पर मुस्कुराहट ला कर कहा, मगर वो तन से मुस्कुरा दी। मैं तो अफसोस करने आई थी, मगर यहाँ तो अफसोस करने का कोई सीन ही नहीं। क्या बकवास है ये ताशी? अरमाइज़ को उसका लहजा नागवार गुजरा था। कूल डाउन अरमाइज़, आई नो मैंने डिस्टर्ब कर दिया आप लोग दोनों को। तुम तो दिल बहला रहे थे इनका ना, इनके गम को हल्का करने की कोशिश। लगता तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। जाओ, जब होश में आ जाओ तब आना, अरमाइज़ ने सख्ती से कहा। तायशा ने एक पर चुपती हुई नज़र गुमसुम अमरोश पर डाली और चली गई। आप परेशान ना हो, उसने मुझे शॉपिंग पर जाने कहा था। मैंने मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे मुझे देखकर फजूल बोल रही थी। आप चले किचन में, मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है। चले।
अरमाइज ने कहा था कि वो दूसरे बुलाती उसके साथ चल दी। ये तुम क्या बकवास करके आई थी? कल तुम्हें भी पता है कि वो किस सदमे से गुजर रही, फिर भी। अगले ही दिन अरमाइज ने उसे जा लिया था। वो जो उसकी बात सख्ती से मुस्कुराई। मुझे तो उनके चेहरे पर किसी सदमे के निशान नहीं मिले। शायद तुम्हारी दिलजोई से काफ़ी हद तक संभल गई होगी। आखिर इतने करीब होकर दे रहे थे। आई कांट बिलीव दिस। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, ये जाने बिना कि वो कितने दुख में हैं? तुम बिना एहसास किए कि जाकर उनका दिल बहला, ऊपर से बकवास कर रही हो। वो ताज्जुब से देखते हुए बोला, तुम जो उनका दिल बहलाने के लिए वहाँ, मेरा क्या काम? पहले कुछ कम प्यार नहीं जताते थे तुम, अब तो फिर हमदर्दी लेकर प्यार वसूल किया जा रहा है साबिका शौहर के भाई से। क्या फिजूल बक रही हो? अब अगर ऐसा कुछ घटिया बोला ना तो फिर देखना। अरमाइज गुस्से में है। तो क्या गलत कह रही हूँ? तलाक हो गई ना, तो फिर क्यों रो रही है? वो रोशन प्लेस में रह रही है, वो रोशन प्लेस में। अब तो तुम उसके देवर और तुम्हारी भाभी नहीं है, फिर क्यों तुम दोनों ऑफिस से छुट्टी के लिए इसके दिल बहलाने का सामान कर रहे हो तुम? तायशा के ना सिर्फ लहजे बल्कि आंखों में भी अमरोश के लिए साफ नफरत महसूस की जा सकती थी। अरमाइज तो हक्का बक्का उसे देख रहा था, जो बिल्कुल बदली हुई तायशा थी, नफरत और शक के पानी में डूबी हुई। तुम आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना आज जब्त किया फिर नहीं करूँगा। ये वो दृष्ट लहजे से मैं बोला और उस पर एक नफ़रत भरी निगाह डालता। ये जा वो जा। तायशा ने गुस्से से टेबल पर पड़े गिलासों को दीवार पर दे मारा। अरमाइज गुस्से से बड़ा सीधा घर आया था। आगे नगीना फुप्पू को अनफाल बेगम और सकलैन आफंदी के साथ बैठे देख उनकी तरफ आ गया। नगीना फुप्पू की बात सुनकर उसका दिमाग घूमने लगा कि जैसी बेटी की सोच वैसी माँ की भी। जो कह रही थी, वो तो पहले ही सकलैन भाई के मना किया था कि ये रिश्ता ना करे, सही जोड़ नहीं। कहा मेरा भतीजा शायद एक काबिल डॉक्टर, और कहाँ ये बीए पास अमरोश, उठने बैठने की भी ज़रा तमीज़ नहीं कि कैसे हाई क्लास लोगों में रहा जाता है। बहुत अच्छा किया शायद ने अपने लिए एक काबिल लड़की चुनी। आखिर मेरा बच्चा कब तक ज़बरदस्ती का ढोल बजा सकता था? नगीना फुप्पू सकलैन साहब की इकलौती बहन थी और नखरा गरूर तो शुरू से बहुत था। आगे उनकी इकलौती बेटी शायद तायशा भी वैसी थी। बस अहद और माहिद अच्छे थे, जो लंदन में ज़ेर तालीम थे। नगीना तब उसे अमरोश पसंद थी, तब ही हमने रिश्ता किया था, कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। इन्फाल बेगम से रहा ना गया तो बोल उठी, पता है मुझे जितनी पसंद थी, तभी रुखसती करवाए बगैर भाग गया और आने का नाम नहीं ले रहा था। वो नहुसत से बोली। अनफाल बेगम गहरा सांस लेकर चुप कर गई। उनको समझाना नामुमकिन था। अब क्या सोचा आपने भाई? अब वो कब से खामोश बैठे सकलैन आफंदी की तरफ मतवज्जा हुई। किस बारे में नगीना? अमरोश के बारे में। कब तक रखना अब उसे यहाँ? उनकी बातों पर तीनों ने कुछ हैरत से उसे देखा था। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? बेटी है वो हमारे घर, उसका भी क्या? वो इसका, ये घर उसका भी है। कहाँ जाना है उसने? आप तो लगता बहुत भोले हैं भाई, ये अमरोश की मोहब्बत में बहुत कुछ नज़रअंदाज कर रहे। जानते नहीं कि अमरोश एक जवान लड़की है और ऐसे कैसे रह सकती है यहाँ अरमाइश के होते हुए। चलो पहले तो दोनों एक दुनियावी रिश्ता था भाभी देवर का, अब वो ख़त्म हो चुका, तो दोनों कैसे? नगीना की बात पर अरमाइश का चेहरा ज़ब्त के मारे चेहरा सुर्ख हुआ था। इन्फाल बेगम ने तासुफ से सकलैन आफंदी को देखा, जिनके चेहरे पर भी नागवारियत आई थी। तुम जानती हो कि वो मेरी बेटी है, अरमाइज मेरा बेटा, मुझे दोनों का पता है, इसलिए तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। एक रिश्ते के ख़त्म होने से सारे रिश्ते ख़त्म नहीं कर दिए जाते। आपको शायद मेरी बात बुरी लगी, पर मैं सच कह रही हूँ। लोग भी तरह तरह की बातें बनाएंगे कि दोनों जवान हैं, दूसरा आप यूँ तो सारी उम्र उसे बिठा नहीं सकते, एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना उसकी। तो अभी क्यों ना कोई रिश्ता देख कर दी जाए, तलाक याफ्ता है जितनी जल्दी। बस फूफू बहुत हो गया, आप अपने मशवरे अपने पास रखें, हमें बेहतर पता है कि क्या करना है। अरमाइश की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। अनफाल बेगम भी और सकलैन आफंदी अरमाइश को गुस्सा कंट्रोल करने का इशारा दिया था। वो भी था, आखिर नगीना फूफू बड़ी थी। अरमाइश तुम आज के बच्चे हो, तुम्हें क्या पता इस ऊंच नीच का। तो क्या गलत किया मैंने? शादी भी तो करनी है ना उसकी एक दिन, तो अब करने में क्या हर्ज होगा? मेरी तो दुआ है अमरोश के लिए कोई कुंवारा मिल जाए, पर मुश्किल है।
तलाक का दाग लग चुका है। वो तासुफ से बोली। अरमाइज़ मुट्ठियाँ भींच कर खुद पर जब्त करता हुआ जाने लगा। सच्ची बात तो ये मुझे डर है कहीं अमरोज चालाकी करके हमारे मासूम अरमाइज़ को ना फांस ले। हमदर्दी लेती लेती उनकी बात पर ना सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ते अरमाइज़ के कदम रुके थे, बल्कि अपने कमरे से निकलती अमरोज की साख्त हुई थी। नगीना, क्या ओल फोल बक रही हो? कुछ बोलने से पहले सोच भी लिया करो, शकलेन आफंदी ने नागवारी से टोका था। भाई तो लगता अमरोज की मोहब्बत में अंधे बन रहे। भाभी, मैं आपको कह रही हूँ, नज़र रखे दोनों पर। तलाक याफ्ता लड़कियाँ बहुत तेज़ होती है। हमारा बच्चा तो है भी मासूम। आप फिक्र ना करें, हमें अपने बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक अमरोज की शादी की बात है तो वो हमें भी फ़िक्र है। हम बहुत जल्द उसके जोड़ का ढूंढकर बड़े धूमधाम से उसकी रुखसत करेंगे। मैं चाय लाती हूँ, इन्फाल बेगम तहम्मुल से कहती उठ गई। नगीना बेगम कुछ बोल पुरसुकून सी होकर बैठ गई। जिस काम के लिए वो आई थी काफ़ी हद तक वो उसमें कामयाब हो चुकी थी। दरअसल अरमाइज़ और अमरोज की बेतकल्लुफ़ी उनको पहले भी एक आँख नहीं भाती थी। अब तो फिर ये तलाक लेकर आज़ाद हो चुकी थी। उनको 3 दिनों से इसी बात का धड़का लगा हुआ था कि कहीं अरमाइज़ हमदर्दी से में आगे ना निकल आए। यही बात तायशा के कान में डाली हुई थी, जिससे तायशा को अमरोज जहर लगने लग गई थी। अरमाइज़ उनकी बात को सोचता पलटा कि अमरोज के दरवाजे के पास साख्त देखकर उसकी तरफ बढ़ा, जो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में भाग गई। शायद नहीं, यकीनन वो सब सुन चुकी थी। अमरोज ने जल्दी से अपने रूम का डोर बंद करने से रोका था और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ को किया। आप जानती हो ना फूफू का नेचर, वो कैसा माइंड रखती है, फिर उनकी बातों को दिल पर लेते हुए परेशान होने का फ़ायदा। अरमाइज़ ने नरमी से कहा, पर वो उसका हाथ झटक गई। आपने सुना नहीं फूफू ने क्या कहा था कि मैं अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, जिसकी बुनियाद पर आप यूँ मुझसे फ्री हो। बेहतर इसी में है कि अब आप मुझसे दूर ही रहें, बल्कि आप नहीं, मुझे अब इस घर से चले जाना चाहिए। जिस नाम और रिश्ते के ओर रह रही थी, अब जब वही सब ख़त्म हो गया, तब मेरा कोई जवाज़ नहीं बनता इस घर में रहने का। अमरोज आंसू साफ करती फैसला कुछ अंदाज में बोली और दरवाज़ा बंद कर दिया। अरमाइज़ उसके लब और लहजे पर गौर करता, जैसे किसी नतीजे पर पहुंचाता, और गहरी सांस भरता वापस लाउंज में आया, जहां इन्फाल बेगम चाय पेश कर रही थी। आपने ठीक कहा फुप्पू, अब यूँ बिना किसी रिश्ते का मेरा और उनका इस घर में रहना ठीक नहीं। इसलिए मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। मुझे अमरोज से शादी करनी है और हर हाल में करनी है। अरमाइज़ ने जितने सुकून से कहा था, सबको उतने ही ज़ोर का झटका लगा था। सब हक्का बक्का उसकी शक्ल देख रहे थे, जो अपनी बात कहकर सब पर नज़रें डालता चला गया। और इन्फाल बेगम और शकलेन आफंदी सर थामे नगीना बेगम का वावेला सुनते रहे। फिर शाम को जब वो घर आया तो शकलेन आफंदी और इन्फाल बेगम ने उसे घेर लिया। तुम जानते भी हो तुमने क्या कह के गए थे? ऐसे कैसे तुम? इन्फाल बेगम की बात को नरमी से काट गया। क्या मतलब मामा? ऐसे कैसे? क्या मतलब हुआ? फूफी की बात पर तो आप भी मुत्तफिक हुई थी कि कुछ दिन बाद आप अमरोज की शादी कर देंगी, तो मैंने भी उन्हें बातों को जहन में रखकर अपना रिश्ता पेश किया। आपको एतराज़ क्यों है? मगर लोग क्या कहेंगे? और नगीना की बात सच हो जाएगी कि तुम अपनी भाभी के साथ। अरमाइज़ का सुर्ख चेहरा देखकर वो बात दरमियान में छोड़ गई। अमरोज मेरी भाभी थी, है नहीं। जब तक थी ऐसा सोचा भी नहीं था, अब नहीं है तो कह रहा हूँ। जहाँ तक लोगों की बात है तो आपके बेटे ने उसे तलाक दी है। लोग तो उससे भी बातें कर रहे हैं। लोगों की तरफ देखेंगी तो मुझसे क्या किसी से भी उसकी बात शादी नहीं कर पाएंगी आप। और तायशा, वो जैसे आखिरी कांटा भी निकालना चाहती थी, जबकि इस मामले में शकलेन आफंदी चुप किए सिर्फ अरमाइज़ की तरफ देख रहे थे, जो कह रहा था, अगर आपका बड़ा बेटा अपनी बीवी छोड़ सकता है तो छोटा अपनी मंगेतर भी छोड़ सकता है। देख लो अरमाइज़, जो कदम हमदर्दी की आड़ में उठा रहे हो, कहीं कल को शायर की तरह तुम्हें भी गलती ना लगे। किसी मासूम की बार बार आह लेने की मुझ में सख्त नहीं। शकलेन आफंदी ने उठते हुए उसकी तरफ देख कर बोले, कैसे किसी हतमी फैसले से पहले पूरा इत्मीनान चाहते थे। वो वक्त कभी नहीं आएगा जब मैं अपने फ़ैसले से गलती की आड़ लेकर दस्तबरदार होऊंगा, क्योंकि मैं शायर नहीं अरमाइज़ हूँ, आफंदी हूँ। रिश्तों का
मान रखना आता है मुझे, फिर भी कभी कोताही हो तो हर सज़ा के लिए तैयार रहूँगा। वो मज़बूत और अटल लहजे में बोला। और इन्फाल, तुम क्या अमरोश को अरमाइश की दुल्हन के तौर पर कबूल करेंगी? अब कि वो अनफाल बेगम की तरफ पलटे। मेरा फ़ैसला आपको मालूम है, अमरोश मेरी बहू नहीं बेटी है, और बेटियों को हमेशा पास रखने का ही दिल करता है। उनकी बात पर दोनों बाप बेटा मुस्कुरा दिए थे। अब अमरोश को मनाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे ख्याल में निकाह 2 दिन तक रख लेते हैं और शादी 1 माह तक, ताकि सारी तैयारी हो सके। सकलैन आफिंदी की बात पर अरमाइज ने गहरा सांस भरकर सर इस बात में हिला दिया। क्या अमरोश मान जाएंगी? क्या मैं इस रिश्ते को अच्छे तरीके से निभा पाऊँगा? कुछ सवालों ने उसके दिमाग को जकड़ने की कोशिश की थी, और फिर अरमाइज की सोच के ऐन मुताबिक अमरोश ने सख्ती से इनकार कर दिया था। उसने इन्फाल बेगम को साफ साफ कह दिया था कि वो कहीं और शादी कर लेंगी, मगर अरमाइज से नहीं। इस घर में रहना उसके लिए तकलीफदा होगा। एक भाई से तलाक लेके दूसरे के अक़द में कैसे जाए? इन्फाल बेगम ने जब इसे प्यार से भी मना कर देख लिया, मगर उसकी ना हाँ में ना बदली, तो अमरोश को मनाने की जिम्मेदारी अरमाइज को दे दी। अरमाइज ने उसके कमरे में कदम रखे तो वो वॉशरूम से निकलती दिखाई दी। उसे देख ना सिर्फ उसने मुंह मोड़ा था, बल्कि उसके चेहरे पे नापसंदगी भी आ चुकी थी, जैसे उसका अपने रूम में आना नागवार गुजरा था। और क्यों गुजरा ये अरमाइज अच्छा जानता था, इसलिए चुप करके आगे बढ़ाया। तुम खाने पर नहीं आई? अमरोश को उसके मुंह से अपने लिए तुम सुनकर काफ़ी अजीब सा लगा था, इसलिए बोल उठी। माना कि अब वो पहले वाला रिश्ता नहीं रहा, पर क्या मैं अब अदब से बुलाए जाने के काबिल भी नहीं रही? अदब उस रिश्ते का था, वरना तुम मुझसे 3 साल छोटी हो, तो मैं तुम ही कहकर बुलाऊंगा। और दूसरी बात, अदब से भी तुम कहा जाता है तकल्लुफ़ की हर दीवार गिराने के लिए। तुम्हारा और मेरा अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि अब मैं बेतकल्लुफ़ होकर पुकारा जाए। वो चटक कर बोली, और अरमान ने दोनों हाथ जीन्स की जेबों में फंसाए और गहरी सांस भरकर बोला, रिश्ता ही तो कायम करना चाहता हूँ, अगर आप हाँ बोल दे तो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा सोचते हुए भी। किस बात की शर्म? क्या बुरा किया मैंने? तुम जानते हो मैं तुम्हारी भाभी रह चुकी हूँ, फिर भी। इसने शर्म दिलानी चाहिए थी, मगर अरमान दांत पीस कर बोला, भाभी रह चुकी हो, अब तो भाभी नहीं हो ना। तुम आखिर एतराज़ किस बात पर है? मुझे हर बात पर एतराज़ है। प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी। वो रुखाई से बोलती रुख मोड़ गई। अरमान ने वो पल अपने इश्तिहार को दबाया और फिर कहने लगा, शादी करनी नहीं कि मुझसे नहीं करनी? हाँ, नहीं करनी तुमसे तो बिल्कुल नहीं। तुम क्या समझते हो मैं पागल हूँ कि एक सुराग से 2 दफ़ा डसूँ? एक भाई ने छोड़ा तो दूसरे के पास चली जाओ? मैं भी कोई इज़्ज़त नफ्स रखती हूँ, बेइज्जती और ज़िल्लत नहीं सह सकती। मैं लोगों के बहतान बर्दाश्त करने के ज़रा सख्त नहीं मुझ में कि छोटे से कोई चक्कर होगा, इसलिए बड़े भाई से तलाक लेकर छोटे की दुल्हन बन गई। अमरोश की आंखों से आंसू रवा होने लगे, जिनको देखकर अरमान लब भीज गया। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। वो नरमी से समझाने लगा, मगर अमरोश सर नफ़ी में हिलाते चीख उठी, सब सोचेंगे, ऐसा ही कहेंगे। उस दिन फूफी की बात सुनी नहीं तुमने? मैं उनके कहे को सच साबित कर डालूं? क्या पागल नज़र आती हूँ? तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो? सिर्फ अपने भाई का मदावा करने के लिए? मगर कुछ दिन बाद जब तुम्हारे सर से ये हमदर्दी का बुखार उतरेगा तो तुम्हें भी पछतावा होगा मेरी कम तालीम पर। वैसे भी तुम शायद भूल रहे हो, तुम तायशा से मोहब्बत करते हो, मंगनी हो चुकी है तुम्हारी। तुम भी तो वही कर रहे हो जो तुम्हारे भाई ने किया। किसी को अपने साथ बांध कर जब उसे आदत हो जाए तो एक झटके से छोड़ देना। पर मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं किसी और की आहों की वजह नहीं बन सकती। आंसू साफ करती अमरोश अंदाज अटल था। वो किसी सूरत भी तायशा को वो दुख नहीं दे सकती थी जिस तकलीफ़ से खुद गुजर रही थी। तो तुम नहीं मानोगी? नहीं, कभी नहीं, वो कतन अंदाज में बोली। अरमाइज ने जैसे सब समझकर इस बात में सर हिलाता, फिर आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आया और जेब से कुछ निकाल कर उसके सामने किया। अमरोश उसके करीब आने पर झुंझला उठी थी। अब हैरत से इन कागज़ों को देखने लगी। ये कल का टिकट है मेरा, कहाँ का ये नहीं बताऊँगा। कल शाम निकाह की तकरीब है, तब तक वेट करूँगा। अगर हाँ
कर दी तो ठीक, वरना मैं उसी वक्त ये घर, ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाऊँगा। फिर तुम रहना इस घर में बिना किसी भी रिश्ते के, कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे ख्याल में मामा पापा को भी बेहतर संभाल लूँगी तुम। और फिर देती रहना लोगों को जवाब कि उनके एक बेटे को तलाक देने की वजह से इस घर से बेदखल किया है, दूसरे को तुम्हारा हाथ थामने की ख्वाहिश के जुर्म में इस घर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। कल तक का टाइम है, सोच लो। इतना तो तुम जानती हो, ज़िद में मैं भाई से भी 2 हाथ आगे हूँ। वो अपनी बात मुकम्मल करता उसको हैरान और परेशान चेहरे पर नज़र डालता चला गया। अमरोश हक्का बक्का वहीं बैठ गई और फिर अमरोश की रही से हिम्मत भी तब जवाब देगी जब अगली सुबह सकलैन आफंदी ने उसके पास आकर ना सिर्फ प्यार से समझाया था, बल्कि शहज़ के बुरे बर्ताव पर उससे माफ़ी भी मांगी थी। और अमरोश इतनी सख्तदिल नहीं थी कि उनको खाली हाथ लौटा देती, इसलिए नम आँखों से सर झुकाकर उनको खुशी से नवाज गई थी। फिर उसी दिन सिर्फ चंद अजीज़ों और दोस्तों को बुलाकर उनका निकाह कर दिया गया। नगीना फूफू खुद तो निकाह में नहीं आई थी, पर हैदर शराजी आए थे। तायशा जो जिस दिन मुँह मारी से तंग आकर अपनी खाला के पास इस्लामाबाद चली गई थी, जब उसको अपनी माँ की ज़बानी इल्म हुआ तो पहली फ़्लाइट से वापस आई थी। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मंगेतर हूँ मैं तुम्हारी, तुम भी ऐसे कैसे किसी और से निकाह कर सकती हो? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। और वो बोल नहीं रही थी बल्कि चीख रही थी, और अरमाज उसे संभालने की कोशिश करता उसके करीब हुआ था, मगर तायशा उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। तुम जानते थे ना, लंदन में तुम्हारी वजह से गई थी ताकि तुम्हारे साथ ही पढ़ सकूँ। तुम वाकिफ़ थे ना मेरी फीलिंग्स से, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे धोखा दिया है तुमने। यही डर था मुझे कि वो छीन लेगी तुम्हें मुझसे, वही हुआ। तायशा प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ये ज़रूरी था। इसने अपनी शर्ट तायशा की गिरफ्त से आज़ाद करवाई। क्यों ज़रूरी था बताओ मुझे, क्यों? बस लड़की को तलाक हुए अभी कुछ ही दिन हुए, उसका यूँ तुमसे अचानक निकाह करना क्यों ज़रूरी था? उसकी बात काट कर वो बोलती उसे गुस्सा दिला गई। सुकून से बैठूंगी तो कुछ समझा सकूँगा मैं, नहीं समझना कुछ, और समझ गई हूँ मैं ना, बस में वही बहुत है। तुमने बहुत गलत किया अरमाइश, उसका क्या तुम्हें भुगतना ही होगा, माफ़ नहीं करूँगी मैं। वो जिस तूफ़ान से उसके कमरे में दाखिल हुई थी वैसे ही बाहर को भाग गया और अरमाइश सर पर हाथ फेर कर रह गया। वो तपी हुई उसके कमरे से निकली थी, किचन से निकलती अमरोश को देखकर जहाँ वो थमी थी वहाँ अमरोश भी। वो पल के लिए वो साख्त हुई थी। जिस हकीकत से वो कल से नज़रें चुरा रही थी, आज तायशा को अपने सामने देखकर नज़रें चुरा कर रह गई। बहुत मुबारक हो तुम्हें अमरोश भाभी। तायशा ने अमरोश भाभी पर दांत पीसे थे। यही चाहती थी ना तुम? देवर भाभी का खेल काफ़ी अच्छा खेला तुमने। इसी नीयत से तो तुम अरमान करती उसके आगे पीछे फिरा करती थी। आखिर को शायद भाई से कहीं और दर्जे खूबसूरत है। जान तो निकलती होंगी तुम्हारी उसे मेरे साथ देखकर। फिर तुमने कितनी चालाकी से उसे देवर से सजना बना लिया। आयशा के जहरीले जुमले उसे काट कर रह गए। वो नम आंखें लिए शर्मिंदगी से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। शर्म आ रही है कि तुम्हें मुझसे यूँ सर झुका रही हो? क्या ऐसा सोचते हुए, अरमान को अपने दिल में बसाते हुए, कल निकाहनामे पर साइन करते हुए तुम्हें शर्म ना आई कि तुम क्या कर रही, ये जानते हुए भी कि हम दोनों ना सिर्फ मंगेतर थे बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे? फिर भी तुमने वही सब किया जो शायर भाई ने तुम्हारे साथ किया। इसका बदला मुझसे क्यों लिया तुमने? उसके भड़कते लबे लहजे पर अरमान जो अपने कमरे से निकला, आंसू बहाती अमरोश और गुस्से से चिल्लाती तायशा को अपने सामने देख वो भागने वाले अंदाज में उन तक आया था। नाटक काफ़ी अच्छा कर लेती हो तुम। सुना था तुम तलाक होने पर बड़ा मातम किया था, बेहोश तक हो गई थी, पर अरमान से निकाह होती तुम सब भूल गई। मुझे तो लगता है जानबूझकर तुमने तलाक ली है सिर्फ अरमान को। बस अब एक लफ्ज़ नहीं तायशा, बहुत कर ली बकवास तुमने। ये सब मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है और कोई इसकी बाज़पुरुष अमरोश से नहीं कर सकता। अरमान की इश्तियाल अंगेज़ी से जहाँ तायशा थी वहाँ अमरोश ने भी पानियों से भरी शिकवा कुना निगाह आँखों से उसे देखा था, जो उसकी तरफ देखता लब भीज गया। शर्म तो नहीं आ रही भाभी को बीवी बनाकर? भाभी थी, बहन नहीं थी। और शर्म किस बात की बोलो? बीवी बनाया है, इज्जत दी है, कोई खेल नहीं रचाया। अब एक लफ्ज़ नहीं, इससे पहले कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी करो, जाओ यहाँ से। अरमान ने चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा किया
और बाहर की तरफ इशारा किया। तायशा ने एक नफ़रत भरी निगाह अमरोश पर डाली और चली गई। अमरोश वहाँ से जाने लगी, पर अरमान ने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा। अमरोश ने बुरी तरह उसका हाथ झटका। इतना तो जलील करवा रहे हो तुम, क्या कोई और कसर रह गई? अब यूं ही मुझे सबके ताने सुनने होंगे। आखिर भाभी से बीवी जो बन गई हूँ, वो मुझे कह कर गई है सब मैंने जानबूझकर किया। पर इसे क्या पता जितना मुझे ये रिश्ते तकलीफ़ दे रहा है उतना तो तलाक के पेपर देख के भी नहीं हुआ। अमरोश ने अपनी भड़ास और जलन उस पर निकाल ली थी, ये जाने बिना कि इसके आखिरी अल्फाज तीर की तरह अरमाज के सीने में पियोस्त हुए हैं। अमरोश उसके सामने से हटती चली गई और अरमाज ने जलती निगाहों से उसकी पुश्त को घूरा था। जैसा कि निकाह के वक्त ही शादी की तारीख फाइनल कर ली गई थी, इसलिए अनफाल बेगम ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन वो अकेली बौखलाई चुकी थी। अमरोश किसी चीज़ में हिस्सा नहीं ले रही थी। उसकी कैफियत समझते हुए उसे कुछ दिन उसके हाल पर छोड़कर उन्होंने अपनी बहन और उनकी दोनों बेटियों को बुला लिया था। 2 हफ्तों के लिए दरअसल वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर उनके लाडले और छोटे बेटे की शादी थी। इस घड़ी वो शायद को भी बहुत मिस कर रही थी, मगर सकलैन आफंदी की वजह से वो चुप थी। पर अरमाज ने कई दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की थी, पर हो नहीं पा रहा था। लगता है भाई आपको अमेरिका जाकर ही लेकर आना पड़ेगा। एक दफ़ा पापा और अमरोज संभल जाए तो जाऊंगा, वो बड़बड़ाया। फिर फ़ोन जेब में रखकर लाउंज में आया था। अनफाल बेगम बहुत सारे कपड़े फैला कर बैठी थी। मुक़द्दस खाला कुछ कपड़े तय कर रही थी, जबकि हमास और अनास अमरोश को नेट से कुछ पसंद करवा रही थी, मगर उसका नफ़ी में हिलता सर उसकी बेजारियत शो कर रहा था, जो कि अरमाइज़ के आने पर नागवारियत में बदल चुकी थी। शुक्र है अरमाइज़ भाई आप आ गए, भाभी को तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। अब आप बताएं हमें कि माइयो मेहंदी बारात और वलीमे के लिए कौन से कलर फाइनल करे जो भाभी पर सूट करे। अनास उठकर उसके नज़दीक आकर बोली। अरमाइज़ ने मुस्कुराते हुए एक उचट्टी निगाह अमरोश पर डाली, जो पाँव समेट कर सोफे पर बैठी लब काट रही थी। मेरे ख्याल में तुम लोगों की भाभी पर हर कलर सूट करेगा। उसकी बात पर सिवाय अमरोश के सब मुस्कुरा दिए। अमरोश ने एक जल्दी निगाह उसके मुस्कुराते चेहरे पे डाली। बात तो सच है, पर अब हर कलर में तो शादी वाले दिन नहीं ना पहन सकती। अब के हमास ने समझाने वाले अंदाज में कहा। अरमायर सर हिलाकर अमरोश को नज़रों को फोकस में रखता हुआ बोला, मायो पर येलो, मेहंदी पर ग्रीन एंड ऑरेंज का ड्रेस, बारात पर रेड और वलीमे पर ग्रे। वाह वेरी नाइस, यही तो हम भी सोच रहे थे। आपने भी भाभी के साथ हर फंक्शन पर कंट्रास्ट करना है। दोनों खुश होकर बोली तो उसने सर इस बात में हिला दिया। अमरोश वहाँ से उठ गई। कहाँ बेटा? इनफाल बेगम ने पूछा। चाय बनाने जा रही हूँ, वो उनको जवाब देती जाने लगी। अमरोश मेरे लिए भी बनाना। अरमाइज़ की फरमाइश पर वो तब कर इनकार करने लगी थी, मगर मुक़द्दस बेगम और बाकी सब के लिहाज करती किचन में चली गई। अरमाइज़ जो कि इसके तासुरात नोट कर चुका था, मुस्कुराता हुआ मुक़द्दस बेगम के तरफ मुतवज्जा हुआ, जो इनफाल बेगम से कह रही थी, लगता है अमरोश अभी तक उस दुख को भूल नहीं पाई। दो दिन हो गए, मैं भी देख रही हूँ गुमसुम सी रहती हैं, और शॉपिंग करने भी हमारे साथ नहीं गई। ठीक कह रही हो मुक़द्दस, दुख कौन सा छोटा था। फिर अभी वो इस सदमे से नहीं निकली थी कि अरमाइश से निकाह कर दिया। ये भी अचानक फ़ैसला था उसके लिए। अभी कुछ दिन तो लगेंगे। आज सकलैन से कहूँगा कि उससे बात करे ताकि हमारे साथ शॉपिंग पर तो चले। ब्राइडल ड्रेसेस, जूते, ज्वेलरी तो उसकी पसंद की ही लेनी है। पर अरमाइश ने पुरसोच नज़रें किचन के दरवाजे पे लगा दी, जहाँ वो चाय बना रही थी। अरमाइश, हसन भाई का कॉल की तुमने? मुक़द्दस बेगम के सवाल पर वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जी बात हुई मामू से। अली तो नेक्स्ट वीक आ रहा है, क्योंकि वो शादी की सारी शॉपिंग यहाँ से और मेरे साथ करना चाहता है, जबकि हसन मामू, हफ्सा मुमानी, नीदा और वली मायो वाले दिन आएंगे। उसने तफसील से बताया तो उसकी बात पर अनास ने हमास को ठोका मारा, जो कि अरमाइश की आंखों से मफकीन ना रह सका। वैसे खाला अली की शादी से 1 हफ्ते पहले आने की वजह आपकी समझ में तो आ गई होंगी। अरमाइश हमास को शरारत से देखता बोला तो उसकी बात का मतलब समझकर तीनों मुस्कुरा दिया और हमास शर्म से उठकर चली गई। अरमाइश हंस दिया। अली और हमास की मंगनी को 2 साल हो चुके थे। शादी उसके इंजीनियर के कोर्स के मुकम्मल होने पर करार पाई थी।
अमरोज आज बुरी तरह थक चुकी थी। अनफाल बेगम उसे ज़बरदस्ती या शॉपिंग पर साथ ले गई। शादी के सब फंक्शंस के लिए ड्रेसेस, जूते और ज्वेलरी पसंद करके ही उसकी सिटी गुम हो गई चुकी थी। वहाँ से ही हमास और अनफाल बेगम उसे पार्लर लेकर चली गई, जहाँ कंटिन्यू 3 घंटे स्टेचू बनकर बैठने पर उसकी कमर दर्द करने लगी। अभी कमर सीधी करने को वो लेटी थी कि अनास उसे पुकारती कमरे में दाखिल हुई। भाभी इधर आए। उफ, कहाँ जाना है अनास, अभी तो लेटी थी मैं, उकताई हुई आवाज़ में बोली। बस अलमाइज भाई के कमरे तक। क्यों? हमास वहीं आपके बरी के कपड़े रखे हैं, जो साड़ी हमने अपनी पसंद से और अपने अंदाज पर ली थी। अब घर आकर देखा तो ब्लाउज़ हमें ज़्यादा फिटिंग में लग रहा है। प्लीज़ चले ना, चल पहन कर चेक कर ले। आज हमने फिर जाना है मॉल, अगर ठीक ना हुआ तो चेंज करवा लेंगे। अनाज की बात पर वो बेबसी से उठी और ये सोचकर चल दी कि वो कौन सा घर है, ये पहनकर चेक करे। हमास ने ब्लैक कलर का ब्लाउज़ उसकी तरफ किया, जिसके बस बाजू पर ही काम हुआ था या साड़ी के पल्लों पर ही सुनहरी काम था। उसे काफ़ी अच्छी लगी थी। चॉइस तो बस ज़बरदस्त है तुम दोनों की। इसकी बात पर दोनों मुस्कुरा दी। शुक्रिया। ये तो जब शादी के बाद अपनी बरी के कपड़े पहनकर भाई से तारीफ वसूल किया करेंगी तभी हमें यकीन आएगा। अरमाइश के जिक्र पर उसका हलक तक कड़वा हो गया था। वो ये सोचकर पागल होती जा रही थी कि उसके साथ ये नया सफ़र कैसे शुरू करेंगी, और सुई इस बात पर अटकी थी कि शादी के बाद सिर्फ मनकूहा बनकर रहेंगी। और उसे यकीन था कि अरमाइश उसे कभी कभी हक की डिमांड नहीं करेगा। आखिर वो भी तो तायशा से मोहब्बत करता था। उसे इस पर गुस्सा और नफ़रत करने की वजह भी यही थी कि अरमाइश ने सब हमदर्दी में आकर किया था। क्या सोचने लगी, चले ना पहन कर चेक करें हम। तब तक इनफाल खाला के रूम से आपकी दूसरी चीज़ें ले आए। हमास उसे कहती अनास को ले चली गई तो अमरोज ड्रेसिंग रूम में चली गई। जब ब्लाउज़ पहनकर देखा तो बिल्कुल फिट था और ओके का सिग्नल देती चेंज करती बाहर आई तो ठिठक कर रुकी। सामने ही अरमाइश शर्ट उतार कर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। उस बीच दरवाजे में साख देखकर वो भी चौंका था। ऑफ वाइट सूट में मलबूस, हाथ में ब्लैक कलर के ब्लाउज पकड़े शर्मिंदा सी लब काट रही थी। बिना उसकी तरफ देखे वो दरवाजे की तरफ लपकी कि अरमाइश ने उसका हाथ पकड़कर रोका। अमरोश का अपना दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता महसूस हुआ। ये रूम तुम्हारा भी उतना है जितना मेरा, इसलिए ये शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं जैसे तुम कोई चोरी करती पकड़ी गई हो। वो नरमी से बोला तो अपना हाथ छुड़ा गई। अब तो शायद सारी उम्र ही मुझे यूँ शर्मिंदगी से ही गुजारनी पड़े। उसके लहजे में अजीब सी काट थी जो अरमायर का खून जला गई। किस बात की शर्मिंदगी, बोलो। आखिर तुम्हारी अकल में ये बात क्यों नहीं आती कि मैंने तुमसे निकाह किए कोई चोरी नहीं की जो तुम यूँ मुँह छुपाए घूमती रहती हो। तो क्यों ना मुंह छुपा के रहूं, तुम एक तमस्कर उड़ाती नज़रें कब तक बर्दाश्त करूं। वो भी तब के बोली। अरमाया ने सख्त नज़रों से उसे घूरा। तो मैं इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है, ये तो तुम्हारी अपनी सोच है जो तुम्हें ऐसा लगता। ये शर्मिंदगी नहीं तो क्या है, कौन अपनी भाभी से निकाह करता। ओह यू, अरमाया ने सख्ती से उसे कंधे से पकड़कर अपने सामने किया। अमरोश उसकी सख्त होती गिरफ्त से खाइफ होती खुद को आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश करने लगी। भाभी थी तुम हो नहीं, ये बात आखिर कितनी दफ़ा दोहराना होगी मुझे, बताओ। छोड़ो अरमायर मुझे, वो उसकी गिरफ्त में मचली थी। नहीं बताओ ना, आखिर तुम पुराने रिश्ते को क्यों नहीं भुला पा रही हो। ऐसी भी क्या उनसीयत थी उस पुराने रिश्ते से कि अभी तक नए रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही हो तुम। उसके लबे लहजे में ऐसी काट थी कि जैसे महसूस करते उसके गाल तप उठे थे। मैं भी कितना अहमक हूँ पापा मामा की बातों में आगे कि तुम्हें अचानक सदमा लगा है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही हो। पर नहीं, मैं तो पागल हूँ, ये समझ ही नहीं सका। दरअसल तुम उस पुराने रिश्ते को भुला नहीं पा रही हो। जुल्म तलाक का नहीं, बल्कि जुल्म ये हुआ कि मैंने तुमसे निकाह किया। पछता तो अब मैं रहा हूँ। वो तलखी से बोलता एक झटके से उसे छोड़कर बेड पर पड़े कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। अमरोश उसके लफ्ज़ों की तीरों से घायल होते वहीं बैठ गई। वो जिस चीज़ को खुद नफ़ी करती आई थी तब तक तो ठीक था, मगर जब इस रिश्ते की अरमान ने नफ़ी की थी वो पछता रहा था। ये बात उसे सारी रात रुलाती रही थी। पहली दफ़ा वो सब बातें से हटकर अपने और अरमान के रिश्ते के मुतालिक सोचती रही, और एक अनजाना सा डर उसके दिल में कुंडली मार कर बैठ गया था। जो शायद ने उसके साथ किया फिर से अरमाइश भी वही दोहराएगा।
अरमाइस का उस दिन का रवैया, उसके अल्फाज, उसकी भूख प्यास सब ख़त्म कर गए थे। जब हमास नाश्ते का कहने आई तो उसने साफ जवाब दे दिया, क्या हुआ अमरोश नहीं आई? हमास अकेली को वापस आता देख इन्फाल बेगम के इस्तफसार पर अरमाइस ने भी हमास के नफ़ी में हिलता सर देखा। नहीं, वो कह रही कि मुझे भूख नहीं है, पर उसने तो रात को डिनर भी नहीं किया था। इन्फाल बेगम को याद आया तो परेशानी से बोली। अरमार अपनी जगह से उठा। आप लोग नाश्ता करें, मैं उसे लेकर आता हूँ, वो कहता हुआ उसके कमरे में आया जहाँ वो मुंह तक कंबल लपेटे लेटी थी। हमास, मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना, तो क्यों बार बार तंग कर रही हो? दरवाजे के खटके पर उसे हमास का फिर से आने का शक हुआ तो काफ़ी रूखे लहजे में बोली। अरमार आहिस्ती से उसके करीब ही बेड पर बैठा था। पर मैं तो तुम्हें तंग कर सकता हूँ ना, आखिर मेरे पास तो तुम्हें तंग करने का सर्टिफिकेट भी मौजूद है। अरमाइस की मुस्कुराती आवाज़ पर उसने एक झटके से कंबल अपने मुंह से हटाकर उसे देखा, जो मुस्कुराती आंखों से देख रहा था। अमरोश ना सिर्फ उसे अपने कमरे में देखकर चौंकी, बल्कि अपने यूं करीब देखकर बेइख्तियार पीछे को सरकी, मगर अरमाइस ने एक हाथ से उसके दाएं पहलू और दूसरा उसके तकिए पर रख के जैसे उसे अपने हिसार में लेते कैद कर लिया था। अमरोश की धड़कनें पहली बार यूं बेतरतीब हुई कि वो चाहते हुए भी हिल न सकी। नाराज़गी मुझसे है, खाने से तो नहीं ना? मेरी कोई नाराज़गी नहीं, तुम अरमाइस उसके गुलाबी लबों पर उंगली रख कर उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम नहीं, आप कहने की आदत डाल लो। अब मुझे तमीज़दार बीवियाँ अच्छी लगती है। अभी से कीड़े नज़र आना शुरू हो गए हैं। मैं अच्छी भी कैसे लग सकती हूँ? मैं तो किसी के लिए पछतावा भी बन गई हूँ। रात की बातों को याद करती वो चिढ़कर बोली तो अरमाइस हंस दिया। अमरोश ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखें भी उसकी मुस्कुराहट का साथ दे रही थी। वह आहिस्तगी से झुका और उसकी ठंडी पेशानी पर अपने लब रख दिए। अमरोश उसके दहकते लम्स पर दहक सी रह गई। उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट होने लगी थी। अरमाइस ने सर उठाते हुए उसकी झुकी निगाहों को देखा, फिर बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूम लिया और उससे पहले कि कोई और हक जताता दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, अरमाइस उठ खड़ा हुआ। इन्फाल बेगम हमास अंदर दाखिल हुए। हमास के हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। अमरोश उड़ी उड़ी रंगत लिए उठ बैठी। मुझे पता लग गया अमरोश नाराज़ है अरमाइस से, इसलिए आज से मैंने भी अरमाइस से कहीं कट्टी कर ली। इन्फाल बेगम उसके करीब बैठी। अरमाइस ने मुस्कुराते हुए अमरोश को देखा, जो हनूज नज़रें झुकाए बैठी थी। मैं अभी मनाने का सोच रहा था कि आप लोग आ गए। ओके, अब जब आप अपनी बहू का नाश्ता करवाए मैं तो ऑफिस चला, वो कहता हुआ चला गया तो अमरोश ने कब का रुका हुआ सांस हवा के गिर्द खारिज किया। आज दोनों की मेहंदी थी। अरमाइस के पुरजोर इसरार पर मेहंदी का फंक्शन घर के लॉन में ही अरेंज किया गया था। सब मेहमान आ चुके थे और अमरोश अरमाइस की पसंद के कपड़ों में मलबूस सादगी में गज़ब ढा रही थी। अरमाइस की निगाहें बार बार उसके चेहरे में उलझ रही थी, जिनको देखता अली मुस्कुरा दिया। बस करो, आधे घंटे से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो नज़रों ही नज़रों में भाभी को निगल लेने के चक्कर में हो। तुम्हें क्या इससे मेरी अपनी चीज़ें जितना मर्जी देखो? वो ढिठाई से बोलता फिर से अमरोश पर निगाहें मरकूज़ करके बैठ गया, जिसे सब घेरे में लेकर बैठी तस्वीर बना रही थी। वो तो ठीक है, पर एक ही रात तो है, अपना भी तो सब्र नहीं। ये एक रात भी सालों जितनी लग रही, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लगता तुम निडा गोड़े गोड़े मोहब्बत में डूब चुके हो। अली को काफ़ी खुशगवार हैरत हुई थी उसके रवैये पे, वरना तो अरमार मोहब्बत के मामले में कूड़ा था, बल्कि लड़कियों के मामले में भी। मोहब्बत? वो मुस्कुराया। मुझे तो मोहब्बत से भी आगे की बात निकलती दिखाई दे रही है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे उसके आसपास बैठी लड़कियां जहर लग रही है और अपने वाली को बोलो कि अब बस करे, बहुत हो गई तस्वीरें। अमरोश थक चुकी होंगी। कहाँ पिछले 4 घंटों से वो उसे ऐसे ही बैठी। अरमाइस के कहने पर अली शरारत से मुस्कुराता हुआ अमास की तरफ बढ़ गया। फिर जब अमरोश, जो खुद भी थक चुकी थी, अरमाइस के पास से गुजरती अंदर जाने लगी, अरमाइस ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। दोनों की निगाहें बाहम टकराई थी, मगर अमरोश ने जल्दी निगाहें नीचे झुकाकर अपने हाथ उसकी गिरफ्त से निकालने को मचली। मैं तो कब से यही सोचे जा रहा हूँ, तुम सादगी में मेरे होश हवास छीन रही हो, तो कल हर हथियार से लेस होकर जब रूबरू आऊँगी तो क्या तुम्हारे हुस्न के जलवे से बचना आसान होगा?
अरमाइश सरगोशी के अंदाज में कहा। अमरोश के गाल तप उठे। जाओ जाकर आराम करो, कल तैयार रहना, बड़ी मोहब्बत से सब कुछ हिसाब चुकाने हैं। अरमाइश ने उसका हाथ हल्के से दबाते हुए छोड़ दिया तो वो भागने वाले अंदाज में पलट गई। अरमाइश ने गहरा सांस भरकर अली की तरफ देखा जो शरारत से मुस्कुरा रहा था। अरमाइश भी दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अरमाइश की कही बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। दुल्हन आपे के इस कदर टूट कर उस पर रूप आया था कि अरमाइश कितने ही पल उस पर से नज़रें न हटा सका। अगर अली ना कांधा हिलाता तो वहीं जमकर उससे देखता रहता, जो लाल सुर्ख लहंगे में जेवर से लेस किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। अरमाइश जो खुद भी इसकी शेरवानी में रेड कलर पहने अपनी मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत दे रहा था कि इन्फाल बेगम बार बार दोनों की नज़रें उतार रही थी, कहीं इनको किसी की नज़र न लग जाए। जो साथ बैठे इतने मुकम्मल और हसीन लग रहे थे कि जो भी देख रहा था बेइख्तियार देखा जा रहा था। अमरोश को हुमास और निदा लोग अरमाइश के कमरे में छोड़कर गई थी। अमरोश ने उनके जाने के बाद एक नज़र कमरे में दौड़ाई। उसने सुना तो था अरमाइश ने रूम को ना सिर्फ सेटिंग चेंज की थी बल्कि फ़र्नीचर भी चेंज करवाया था, मगर शादी के पहले एक हफ्ते वो अपने कमरे से निकलती थी क्योंकि हमास लोगों ने उसका अरमाइश से पर्दा करवा दिया था, जिसका साथ अली ने भी दिया और अरमाइश ने काफ़ी एहतजाज भी किया था। कमरे को देखकर उसकी आंखों में पसंदगी के तासरात उभरे, ख़ास तौर पर बेड पर सजी मिसहरी को देखकर जिनमें नेट और फ्रेश गुलाबों के फूलों की डेकोरेशन की गई थी। तभी उसे हमास, अनास और निदा की आवाज़ें आई जो नेक लेने के लिए अरमाइश के साथ बहस कर रही थी। अरमाइश इनको तंग करता मुंह मांगा नेक देकर अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करके बेड की तरफ निगाह दौड़ाई जहां वो धड़कते दिल के साथ गर्दन झुका गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अरमाइश ने उस पर सलामती भेजता सर से कुल्ला उतार कर सोफे पर रखता उसके करीब बेड पर बैठ गया। अमरोश का झुका सर मज़ीद झुक गया। मुझे डर लग रहा है। अरमाइश की बात पर वो हैरान हुई। मुझे इसलिए डर लग रहा है कि क़यामत को करीब से देखने पर पत्थर का ना हो जाओ। दूर से एक नज़र तुम पर डालकर अरमाइश के होश व हवास उसका साथ छोड़ सकते, तो उसे इतने करीब से तुम्हें देखने पर क्या गुजरेंगी, यही सोच परेशान कर रही है। अरमाइश की जज्बों से भरपूर आवाज़ पर खुद में सिमट कर रह गई। अरमाइश ने आहिस्ता से शहादत की उंगली से उसका चेहरा ऊपर किया तो उसके होश चुराते रूप में पर जैसे निगाहें जम कर रह गई थी। अरमाइश यकटक उसे देखता सांस लेना भूल के, जो बिलाशुबा क़यामत ढा रही थी। हमेशा सादा रहने वाली अमरोश दुल्हन बनी कोई अप्सरा लग रही थी। क्या मुझे रब का शुक्र नहीं करना चाहिए जिसने मुझे मेरी औकात से बढ़कर नवाज दिया। मेरी ज़िंदगी में आने का भी शुक्रिया, दिलकशी से कहता वो उसका नर्म और मुलायम हाथ पकड़कर लबों से लगा गया। अमरोश की धड़कनें शोर करने लगी। तुम नहीं कुछ कहोगी। इसकी बात पर वो चुप सी रही तो अरमाइश ने जैसे समझकर मुस्कुराया। आई नो, नाराज़ हो उस दिन की वजह से। दरअसल उस दिन मुझे गुस्सा आ गया था तुम्हारी बात पर, बस अमल का रद्द अमल था। खुद सोचो, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की तुमसे। मामा पापा को भी मैंने बोला, ना कि उन्होंने कोई ज़बरदस्ती की जो तुम्हें लगे कि मैं हमदर्दी के तहत इतना बड़ा फ़ैसला कर गया। बिल्कुल भी नहीं पता, नहीं। तब कौन सा जज्बा था जिसने मुझे ये फ़ैसला करवाया, पर तब भी मैं ऐसा चाहता था कि तुम इसी घर में मेरे आसपास रहो। और फिर जब निकाह हो गया तो मुझे एहसास हुआ कि वो कोई और एहसास नहीं बल्कि मोहब्बत का एहसास था। और अब मुझे कहते हुए भी शर्म महसूस नहीं हो रही, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, अपनी बीवी से शदीद मोहब्बत हो गई है। मुझे वो चौंक कर देखने लगी, जिसकी आंखों में भी उसे सिर्फ प्यार ही दिखाई दिया। अरमाइश के मुंह से निकलती इजहार की बूंदें उसका तन मन महका गई। और तायशा, उसके दिल में ये गिल्ट भी था शायद। पसंद बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है, ज़रूरी नहीं उनसे मोहब्बत भी हो जाए। तायशा कज़िन थी, अच्छी थी, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और डोंट वरी, अभी तो ज़रा वो गुस्से में है, उसे जल्द ही मना लूँगा। तुम दोगी ना साथ मेरा। अरमाइश के हल्के फुल्के लहजे ने उसकी भी हल्का फुल्का कर दिया तो सर इस बात में हिला गई। तुम्हारा रोनमाई गिफ्ट तो देना भूल गया। अरमाइश ने याद आने पर ड्रॉ से एक मैरून वेलवेट का डब्बा निकाला और उसमें से डायमंड लॉकेट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया, जो अमरोश को बहुत पसंद आया। बहुत खूबसूरत।
वो बेइख्तियार तारीफ़ कर गई। अरमाज़ मुस्कुराता हुआ उसके गले में डाल गया। अब उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हुआ है। अरमाज़ ने सराहती निगाहों से देखा तो वो झेप गई। मेरे ख्याल में रात बहुत हो गई, तुम कपड़े चेंज कर लो। बमुश्किल उसके चेहरे से नज़र हटाकर वो उठा। अरमाज़ ने ड्रेसिंग रूम का रुख किया तो अमरोश भी आहिस्ता से उठकर ड्रेसिंग के मिरर के सामने आई। अपने आप को देखकर उसके कानों में थोड़ी देर पहले के कहे अरमाइश के कहे जुमले गूंजे तो एक शर्मीली सी मुस्कान उसके लबों पे आई। वो जो इस रिश्ते को और अरमाइश को लेकर कुछ अब औबहम का शिकार थी। अरमाइश के आज के रवैये पर हल्की फुल्की होती खुद को फ्रेश सा महसूस करने लगी। तभी अरमाइश जस्ट ब्लैक ट्राउज़र में ही बाहर निकला। अमरोश उसको एक नज़र देखती ही जल्द ही रुख मोड़ गई, जो बिना शर्ट के उसके करीब आया था। ज्वेलरी उतारने में हेल्प करूं? अरमाइश के पूछने पर वो नफ़ी में सर हिला गई, मगर फिर भी वो उसके दुपट्टे की पीने निकालने लगा। दुपट्टा उतार के सोफे पर रखा। टीका उतारते हुए उसकी पेशानी पर लब रखे। अमरोश के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, जो इस अंदाज से ही उसका सारा जेवर उतारता उसकी कलाइयाँ भी सोने की चूड़ियों से आज़ाद करवा गया। फिर उसके बालों को जूड़े से कि कैसे आज़ाद करवाता उसे अपने करीब कर गया। अमरोश उसकी मुसलसल बढ़ती कुर्बत से अपने हवास खोने लगी। अरमाइज़ ने उसे अपने बाजू में उठाया, ले जाकर बेड पर लिटाया और ख़ुद उस पर झुकता उससे के फ़रार के सारे रास्ते बंद कर गया। उसकी गर्दन, उसके चेहरे, एक एक नकुश को अपने लबों से छूता वो उस पर दीवाना वार अपना प्यार निछावर करने लगा कि अमरोश उसकी तंग से तंग होती, गिरफ्त पर नाजा होती आंखें मूंद गई। अरमाइज़ की आंखें उसके मोबाइल की बिप पर खुली थी। वो उठकर पहले मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जहां उसके दोस्तों के शरारत भरे मैसेज और कॉल्स थे। वो उनको पढ़ता हुआ मुस्कुरा उठा। फिर नज़रें उठाई तो वॉशरूम से निकलती अमरोश पर साख्त हुई, जो खुद भी उसे जागते पाकर शर्म से सर झुका गई। अरमाइज़ ने गहरी निगाहों से सर से लेकर पाँव तक देखा तो पिंक सूट में बालों को टॉवेल में लपेटी निखरी निखरी उसकी निगाह दोस्त के बहके अंदाज निगाह दस्त के बहके अंदाज को महसूस करते अमरोश का चेहरा तमतमा गया। नई ज़िंदगी की पहली सुबह मुबारक हो मिसेस अरमाइज़ आफंदी। वो उठकर उसके करीब आया, उसके बाल टॉवेल से आज़ाद कर दिए, जो कुछ उसके चेहरे और पुश्त पर फैल गए, जिनको अरमाइज़ ने नरमी से चेहरे से हटाया। फिर गीले और नम नम बालों को अपने मुँह छुपाकर उनकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। अरमाइज़, नाश्ते का टाइम हो गया है। वो उसकी जान लावा कुर्बत पर घबरा उठी थी। चलते हैं यार, पहले ज़रा एक दूसरे को तो टाइम दे ले। वो उसके कान को लो को चूम गया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी कुर्बत इतनी मीठी और नशा आवर है कि अभी तक बिन पिए बहक रहा हूँ। अरमाइज़, अमरोश, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी और साथ इनफाल बेगम की आवाज़ गूंजी तो अमरोश जल्दी से पूरी हुई। उफ मामा, कब से जालिम समाज बन गई। अरमाइज़ बदमज़ा हुआ था। अमरोश उसके तासुरात देखती मुस्कुरा दी। हंस लो तुम्हें तो बाद में बताऊंगा। वो उसे घूरता हुआ वॉशरूम में घुस गया। अमरोश मुस्कुराती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहां अनफाल भी बेगम भी उसके मुस्कुराते और खिले खिले चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। और फिर अरमाइज़ के साथ गुजरता हर दिन ना सिर्फ अमरोश का हर वहम दूर कर गया था, बल्कि वो अपने बदलते एहसासात भी हैरान होती जा रही थी कि अब वो अरमाइश के बिना उसका एक पल नहीं गुजर रहा था। उसका दिल उसके इख्तियार से बाहर होता जा रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप? वो अरमाइश की चाय लेकर उसके कमरे में आई तो उसे पैकिंग करते देखकर चौंकी। एक ज़रूरी मीटिंग है, 2 दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ। अरमाइश ने उसके हाथ से चाय पकड़कर टेबल पर रखी, पर यूँ अचानक उसका दिल गुमसुम हुआ था उसके जाने का सुनकर। हाँ, बस अचानक ही कंपनी से डीलिंग हुई है, इसलिए जाना ज़रूरी है। अरमाइज़ ने उसकी लटकती सूरत देखी तो मुस्कुरा दिया, उसे अपने साथ लगाकर खुद में बींच लिया। यकीन नहीं आता, ये वही लड़की जो आज से 2 हफ्ते पहले मुझे काट खाने को दौड़ती थी कि मैंने निकाह क्यों किया है इससे, और आज सिर्फ 2 दिन की दूरी का सुनकर मुंह बना रही है। तो हाँ, तो इसमें कसूर आपका हुआ ना? मेरा कसूर? वो कैसे मैम? किसने कहा था 2 हफ्तों तक इतना प्यार दे के वो 2 पल की दूरी भी बर्दाश्त करना भी अजाब लगे। अमरोश की बात पर वो मुस्कुरा दिया। और तुमसे किसने कहा था मुझे अपनी कुर्बत में यूँ मदहोश करो कि तुम्हें खुद से एक पल भी दूर करना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। वो उसके लबों को अपनी उंगली से सहलाने लगा तो उसके लहजे
नज़र की गर्मी से झुलता चेहरा झुका गई। बस 2 दिन की बात है, फिर आकर हनीमून का प्लान करते हैं, ताकि ये जो हर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, तुम्हें किचन को टाइम देना पड़ता है, इन चीज़ों से कुछ दिन जान छूट जाएंगी। सच में यार, मैं अपने और तुम्हारे दरमियान इन हसीन जुल्फ़ों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर उसकी दुश्मन रोशन पेशानी पर बोसा दे गया। आपकी चाय ठंडी हो गई। अमरोश ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। पागल कर रही हो मुझे तुम, किसी चीज़ का होश नहीं रहता। अरमाइश की बेबसी पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। चाय तो ठंडी अब हो ही चुकी है, सो अब इसे पीने का कोई फ़ायदा नहीं, तो क्यों ना अब उस जाम को पिया जाए जो कुछ देर गर्म तो रखे। अरमाइश की मायनी खेजी पर वो लाल सुर्ख होती पीछे की तरफ सरकने लगी, मगर अरमाइश आंखों में चाहत का पैगाम लिए उसकी तरफ बढ़ता उसे अपने काबू में कर गया। अरमास, कैसे बताओ आपको, मेरा आपके बिना एक पल भी जीना दुश्वार हो गया है। ये 2 दिन बहुत भारी थे मुझ पर, बस अब जल्दी से आ जाए। अमरोश उसकी तस्वीर को सीने से लगाए बोली, तभी उसके कानों में अरमाइश की आवाज़ गूंजी। तो खुशगवार हैरत से मुस्कुराती बाहर की जानिब भागी। उसके कदम अरमाइश की तरफ देखकर बढ़ने लगे, जो हॉल में दाखिल हो रहा था, मगर उसके पीछे आते शायज और समर को देखकर ना सिर्फ उसके कदम रुके थे, बल्कि वो खुद भी साकिन हुई थी और शशद्र सी अनफाल बेगम के गले लगे शायज को देख रही थी। तभी अरमाइश की निगाह उस पर पड़ी थी, तो वो उसकी जानिब लपका, जो सर नफ़ी में हिलाती अपने कमरे में भाग आई, और इससे पहले कि दरवाज़ा बंद करती अरमाइश ने रोक लिया। अमरोश, मेरी बात नहीं सुननी, आपकी कोई बात, मुझे चले जाए यहाँ से। वो आंखों में आंसू लिए चीख उठी थी। देखो, आई नो कि तुम्हें बुरा लगा है, बट एक दफ़ा मेरी बात सुनो। वो उसके हाथ पकड़े हुए बोला, जो उसके एक झटके से छुड़वाए। क्या सुनूं मैं, आपने धोखा दिया मुझे। जिस इंसान ने मुझे इतनी तकलीफ़ पहुँची, आप ऐसे कैसे उसे मेरे घर ला सकते हैं, वो भी बिना मुझसे पूछे। आई नो मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, पर एक दफ़ा सुकून से बैठकर मेरी बात तो सुन लो। मैंने क्या सुनूं, मैं यहीं सबके आगे आपने मुझसे शादी की ताकि आप अपने भाई को वापस घर में ला सके। वो बदगुमानी की राह पर चलने लगी। ऐसी बात नहीं, तुम क्यों कह रही हो ऐसा? ऐसी ही बात है अरमाइश, ये जानते बूझते कि ये इंसान कातिल है। मेरे एहसासात का, मेरे जज्बात का किस कदर तकलीफ़ दी इस इंसान ने, फिर भी आप इसे लेने गए। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल में जब हम अपनी लाइफ में खुश हैं तो भाई को किस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। अरमाइश की बात पर वो तंज़ मुस्कुराई। ओह, तो ये प्लान था तुम्हारा अरमाइश की, मुझे से शादी करके मुझे अपनी आदि बनाकर फिर सब अच्छा है का बोर्ड लगाकर अपने भाई को वापस लाना। कि अमरोश कुछ कह भी ना सके और माफ़ कर दे उस इंसान को जिसने मेरी तजलील की। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा खेले तुम मेरे साथ। पागल तो नहीं हो गई तुम, क्या बकवास कर रही हो अमरोश? पागल तो पहले थी, जो तुम्हारी बातों में आ गई। अरमाइश वाफंदी, तमीज़ से बात करो अमरोश। तुम इस वक्त बदगुमानी और गुस्से की नज़र सब देख रही हो। अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो तुम भी मेरे इस कदम पर मेरा साथ देती। दिया तो है तुम्हारा साथ अरमाइश, तुम्हारी झूठी मोहब्बत के बहकावे में आकर तुम्हें अपना आप सौंप कर, पर मुझे नहीं पता तो तुम इस तरह मेरे पीठ पीछे वार करोगे। उसकी आंखों से आंसू रवा होते, जो कि अरमाइश को अपने दिल में गिरते महसूस हुए थे। वो उसे कद थाम कर अपने साथ लगा गया था, मगर वो एक झटके से उससे दूर हुई थी और जाकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। अरमाइश बेबसी से उस सर पर हाथ फेरे रहकर रह गया था। एक तरफ अनफाल बेगम थी, जो दिन रात शायद को याद करके रोती थी। सकले नाफंदी भी इस शर्त पर रजामंद हुए थे, अगर अमरोश माफ़ कर दे तो शायद इस घर में रह सकता है और उसकी बीवी को कबूल किया जाएगा। तो मैं पहले उसे अपने एतमाद में लेना चाहिए था अरमाइश। उसे शायद के वापस आने से ज़्यादा इस चीज़ का सदमा है कि तुमने बिना पूछे और बताए उसे ये सब किया। उसका मान टूटा है बेटा। अनफाल बेगम की बात पर वो सर हिला के, जी मामा, ये गलती हुई है मुझसे। मुझे लगा शायद पहले बताने पर वो नाराज़ होंगी तो वापसी पर उसे एतमाद में लेकर सब क्लियर कर दूंगा, मगर वो तो कोई बात सुनने को मूड में नहीं है। अरमाइश भी उसके यूं कमरे में बंद होने पे परेशान हो चला था, जो कि डिनर के बगैर ही कमरे में बंद थी। मुझसे तुम्हारे पापा भी पूछ रहे थे कि अमरोश का मैंने झूठ बोल दिया कि उसकी तबीयत नहीं है ठीक, इसलिए डिनर करने नहीं आई, वरना तुम जानते हो तुम्हारे पापा की शर्त कि अमरोश के कहने पर शायद और राबिल को इस घर में रखा गया है।
उनके लहजे में भी फिक्रमंदी झलक रही थी। डोंट वरी मामा, सी सब ठीक हो जाएगा। आप ये बताओ आपको अपनी बड़ी बहू कैसी लगी? वो उनके ध्यान हटाते बोली। हाँ बहुत अच्छी लगी। सबसे ख़ास बात यह कि शायद खुश है। उसके साथ जज भी जो भी है प्यारी मुझे अपनी छोटी बहू है। ये तो बहुत गलत बात है मामा। आपको पता नहीं आपकी छोटी बहू के पहले इतने नखरे कर रही है कि मेरे हाथ ही नहीं आ रही, ऊपर से आप उसे प्यारी कह रही है। वो शरारती मुस्कान लिए बोला। इन्फाल बेगम ने मुस्कुराकर उसके कान खींचे। शरीर कहीं के, प्यारी तो तुम्हें भी बहुत लगती है। वो इसलिए तो उसने डिनर नहीं किया तो तुमने भी एक निवाला नहीं मुंह में नहीं डाला। मुझे भूख नहीं। क्या करूं, बेचारा शौहर हूं, बीवी के बगैर खाना खा के ख़तरे में नहीं पड़ना मुझे। जितने बेचारे हो पता है मुझे। चलो अब उठो, यहाँ से जाकर अमरोश को मनाओ और खाना भी खिलाओ। जी मामा, गुड नाइट। वो उनसे कहता अपने कमरे में आया जहाँ अमरोश कंबल में मुंह लिए दिए लेटी हुई थी। वो यकीन से कह सकता था वो जाग रही है। दरवाज़ा बंद करता वो उसकी तरफ बेड की तरफ आया। अमरोश, मुझे बहुत भूख लगी, प्लीज़ किचन से खाना ला दो। बोलना चाहिए मुझे मत। उसके बोलने पर वो टस से मस न हुई। वो सर खुजाने लगा। नाराज़गी मुझसे खाने से तो नहीं ना। देखो तुम्हारे साथ मैं भी भूखा हूँ। इतने लंबे रात कैसे निकालूँ मैं? तो खा लेना था, मैंने नहीं हाथ पकड़ के रोका था। जहाँ इतने काम बिना मेरी मर्ज़ी के किए वहाँ ये भी कर लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो झटके से कंबल परे करती बोली, फिर उसी पोजीशन में चली गई। अरमाइश जो उसे उठते देख मुस्कुराया था, फिर गहरा सांस भरता शर्ट उतार कर सोफे पर रखा और बेड पर लेट गया। उसके लेटने से अमरोश जो पहले ही एक साइड पर थी अब तो किनारे पर चली गई थी। 2 दिन बाद आया हूँ, फिर भी इतनी दूरी रखकर सो रही हो। करीब आने में कोई हर्ज है? अरमाइश ने उसकी पुश्त को देखते ही कहा। ओके बीवी साहब, अब आपकी मर्जी। ना सिर्फ भूखा सुला रही हो बल्कि 2 दिन का प्यासा भी। भूख तो कुछ नहीं कहेंगी, पर तुम्हारी कुर्बत की प्यास बहुत जानलेवा साबित होंगी। अरमाइश की आवाज़ की गंभीरता ने उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज़ कर दी। उसका दिल हुमक कर उसकी तरफ खींच रहा था, मगर वो दिल को डपट कर चुप करवा गई। जो कि अरमाइश ने उसका मान तोड़ा था, उसने उसे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी। वो उसे एतमाद में लेकर अगर ये कदम उठाता तो उसके साथ ज़रूर देती, मगर ऐसे उसे तो अपनी तौहीन लग रही थी। अगली सुबह इन्फाल बेगम उसे ना सिर्फ नाश्ते के लिए लेने आई थी बल्कि उसका दिल भी साफ़ कर गई थी कि जब शायद ने उससे माफ़ी मांगी थी तो खुले दिल से माफ़ कर गई। बल्कि समर को भी वो अच्छे से मिली थी और ज़ाती तौर पर भी वो अच्छी लगी थी। मेरे ख्याल में अब शायद और समर के रिसेप्शन का फ़ाइनल कर देना चाहिए ताकि सबको पता चले कि राबिल शायद की बीवी है। अनफाल बेगम ने राबिल की तरफ देखते हुए कहा तो सकले नाफंदी ने भी तायद कर दी। ओके, आप सब मिलकर फ़ाइनल कर ले कोई दिन, मैं सब अरेंज कर दूँगा। समर बेटी के मामा पापा से भी बात कर ले ताकि वो सब भी पाकिस्तान आ जाए। जी मैंने बात की थी मामा से, वो लोग नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। समर की बात पर इन्फाल बेगम कब से गुमसुम अमरोश की तरफ मुतवज्जा हुई। अमरोश बेटा, अब शॉपिंग की सारी जिम्मेदारी तुम पर है क्योंकि मुझसे अब बाज़ार के चक्कर नहीं लगते। जी मैं और समर जी कर लेंगे। ये अरमाइश ने इधर नहीं आ रहा है? शायद ने अमरोश से पूछा। मैं यहाँ हूँ ब्रो। तभी अरमाइश लायंज में दाखिल हुआ। अमरोश उसे देखकर उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अरमाइश उसे जाता देख गहरी सांस भरकर रह गया। उसका गुस्सा मुनुस बरकरार था। उसने अब सोच लिया था कि किसी तरह उसकी नाराज़गी ख़त्म करनी है, इसलिए जब 10 मिनट बाद अपने कमरे में आया सोफ़े पर बैठी हुई मिली। उसे देखते ही वो बाहर जाने को लपकी, मगर अरमाइश उसका हाल इरादा भाप कर ना सिर्फ उसकी कलाई थाम गया बल्कि दरवाज़ा भी बंद कर गया। ऐसा कब तक चलेगा अमरोश? तुम जब भाई को माफ़ कर चुकी हो तो मुझे क्यों तंग कर रही हो? मैं आपको तंग नहीं कर रही पहले, बल्कि आप मुझे कर रहे। उसने अपनी कलाई आज़ाद करवाई। और रहा सवाल माफ़ ना करने का, तो जितनी तकलीफ़ मुझे आपके रवैये और धोखे से हुई इतनी तो तब भी नहीं हुई थी। अब जब आपको अपने भाई को इस घर में वापस लाना था तो मुझसे अगर आकर ज़िक्र कर लेते तो मैंने आपको रोकना तो हरगिज़ नहीं था। इन्फाल हुमानी जब कर्ब से गुज़र रही थी, मुझे भी नज़र आ रहा था कि वो अपने बेटे की जुदाई सह नहीं पा रही थी। और आपसे शादी के बाद मैं भी सोचने लगी थी कि जब मैं आपके साथ खुश हूँ, एक आसूदा ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तो शायद समर को भी
अब इस घर में वो मुकाम मिलना चाहिए जो मुझे मिला हुआ है, मगर आपने सब छुपा कर ऐसा करके मुझे मेरी औकात याद दिला दी कि मेरी मर्ज़ी, मेरे चाहने की कोई अहमियत नहीं है आपकी नज़र में। अमरोश के दुख से आंखें भीगने लगी, वो शर्मिंदा हो गया। सॉरी यार, असल में गलती मेरी है, मैं बस सब ठीक करना चाहता था। मुझसे गलती यहाँ हुई कि जब मैंने तुमसे ज़िक्र किए बिना ये फ़ैसला किया। मुझे पहले तुम्हें एतमाद में लेना चाहिए था, फिर ऐसा कदम उठाना चाहिए था। पर अब तो हो गया ना सब। क्या अब पहली गलती समझकर माफ़ नहीं कर सकती तुम? कोई ज़रूरत नहीं आपको मुझसे माफ़ी मांगने की। इसका अंदाज़ अभी तक निरूठा था। जब तक माफ़ नहीं करूँगी ऐसे ही माफ़ी मांगता रहूँगा। अब क्यों जान लेने पर तुल गई हो? बस एक चांस और आइंदा। तीखे अब्रों से देखा। आइंदा के लिए तौबा। शरारत से उसके कानों को छुआ। मेरे नहीं, अपने कान पकड़े। उसने उसके हाथ पीछे किए। तुम मेरी हो तो तुम्हारी हर चीज़ मेरी हुई ना, तो तुम्हारे कान पकड़ो, ये अपने बात तो एक ही हुई ना। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे करीब कर गया, मगर अमरोज जल्दी से उसके बाजू का हिसार तोड़ कर निकली। दिस इज़ नॉट फेयर डार्लिंग। उसका इशारा उसके दूर जाने पर था। मैंने अभी तक आपसे नाराज़गी ख़त्म नहीं की, सो ऐसा सोचे भी मत। उसे वार्न किया गया। वो गहरी सांस भर कर रह गया। ओके, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। उसे अचानक याद आया तो अपने पॉकेट से कुछ निकाला। वो भी देखने लगी, जिसके हाथ में कुछ कागज़ थे। पेरिस की टिकट्स। हम दोनों हनीमून के लिए पेरिस जा रहे, जस्ट फॉर 2 वीक्स। मगर शायद और समर के रिसेप्शन की डेट फाइनल हो रही है, सारी तैयारी मेरे ज़िम्मे। वो कुछ परेशानी से बोली। तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैंने बात कर ली है सब। उनका रिसेप्शन कुछ दिन और डिले कर दिया है। तुम बस कल तक अपनी तैयारी करो जाने की। पहले ही इतना लेट हुआ है हमारा हनीमून। अरमाइश के कहने पर वो मुस्कुराई। अब तो मैं करीब आ सकता हूँ ना, कहता हुआ उसे अपने करीब कर चुका था। और इस दफ़ा अमरोज भी उसकी गिरफ्त से निकलने को मछली न थी। तुम नहीं जानती अमरोज कि तुम किस कदर मेरे अंदर बस चुकी हो। एक पल के लिए भी तुम मुझसे दूर जाती हो तो जान निकलती हुई महसूस होती है। जो 2 दिन तुम मुझसे नाराज़ रही, सच में बहुत दुश्वार थे वो लम्हे। प्लीज़ अब कभी नाराज़ ना होना मुझसे। तुम खफा होती हो तो ज़िंदगी की हर रौनक ख़त्म हो जाती है। किस कदर जादू असर सहर आ गई ये लहजे था कि उसके जिस्म जहाँ भी ठंडक की फुहार सी पड़ती जा रही थी। मुझे तो शायज़ भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी वजह से तुम मेरी ज़िंदगी में आई। अरमाइज़ ने बुरी मोहब्बत से झुककर उसकी पेशानी पर बड़े अपने लब रखे। और आपका भी शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने का, इतने रंग भरने का, मुझे इस कदर चाहने का। अमरोश के कहने पर वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें पता है मैं चाचा, तुम चाची बनने वाली हो। हाँ, समर ने बताया था और मुमानी ने भी। तो तुम कब तक ऐसी गुड न्यूज़ सुनाओगी मुझे? अरमाइश की आंखों की शरारत देखकर, उसकी बातों का मतलब समझते हुए वो शर्म से उसके सीने में ऐसे ही मुंह छुपा गई। बताओ ना यार, सच्ची मुझे भी बहुत इंतज़ार है उस घड़ी का जब तुम मुझे पापा बनने की गुड न्यूज़ सुनाओगी। मुझे नहीं पता। वो यूं ही उसके सीने में मुंह छुपाती बोली तो अरमाइश हंसकर अपने गिरफ्त और तंग करता चला गया। और वो किसी मताए हयात की तरह उसे खुद में समो लिया। तो कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नई कहानी के साथ, और हमारी किस्तवार कहानी भी जारी रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करते रहिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।